चलो देखो फिर, आवाज़ अब मेरे हिसाब से तो ठीक है सभी के पास। ओके, चलो इससे पहले हमने जो 286 क्वेश्चन है लगभग सारे कवर कर लिए हैं। अब हमें आगे डिस्कस करने हैं, जो और हमारे पास क्वेश्चन बचा हुआ है वो सारे कवर करेंगे। ये हमारे पास पेपर है असिस्टेंट लाइनमैन का, ठीक है। असिस्टेंट लाइनमैन का पेपर है, वो मॉर्निंग सेशन का है, 11/2019, ठीक है, 11/2019। क्या कुछ दिया हुआ ध्यान से देखो इसमें। वैसे ये सिर्फ पेपर जो आपको इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं मिलेगा, हिंदी में ही है ये, ठीक है ना। इंग्लिश में नहीं है, हिंदी में है। जो कोई वर्ड है वो साथ में समझा देंगे इंग्लिश में। ओवरचार्जिंग और डिस्चार्जिंग, ठीक है, अनुप्रयुक्त इलेक्ट्रोलाइट एवं तापमान के कारण लेड एसिड सेल के इलेक्ट्रोडों के मुड़ने को, ठीक है ना, मुड़ने को कहा जाता है। तो ये मैंने आप सभी को बता रखा है भी, इलेक्ट्रोलाइट के कारण हमारे पास जो इलेक्ट्रोड है वो हमारे पास मुड़ जाती है, ठीक है। ये मुड़ने का हमारे पास क्या कुछ कारण होता है, ये होता है बकलिंग, ठीक है। ये मैंने आप सभी को बता रखा है। अब बकलिंग जो होता है, बकलिंग दोष किसके कारण होता है, ओवरचार्जिंग या फिर हमारे पास क्या रहेगा, डिस्चार्जिंग। ओवरचार्जिंग या ओवर डिस्चार्जिंग के कारण क्या होता है, बकलिंग दोष होगा। बकलिंग दोष हमारे पास जो है उसका कारण मेन हमारे पास क्या होता है, प्लेटों का मुड़ना, ये मैंने बता रखा है। उसके बाद लोकल जो एक्शन है, ठीक है, ये हमारे पास कौन सा दोष होता है, लोकल एक्शन। लोकल एक्शन कौन सा दोष होगा, लोकल एक्शन हमारे पास प्राइमरी जो सेल होते हैं उनके अंदर होगा लोकल एक्शन, ठीक है। प्राइमरी सेल के अंदर होगा लोकल एक्शन। अब आपको पता है प्राइमरी सेल के अंदर एक तो होता है लोकल एक्शन, दूसरा हमारे पास कौन सा होगा, दूसरा होता है पोलराइजेशन, ठीक है, पोलराइजेशन। ये दोनों जो हमारे पास दोष है ये होते हैं किसके अंदर, ये दोनों रहेंगे प्राइमरी सेल में। और प्राइमरी सेल में सबसे पहला जो सेल है सिंपल वोल्टेइक सेल, उसी में दोनों होते हैं ये, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखोगे। उसके बाद देखो सल्फेशन। सल्फेशन क्या होता है अभी, सल्फेशन हमारे पास क्या है, अगर कोई भी हमारे पास बैटरी है, ठीक है ना, उस बैटरी को हमने लंबे समय तक यूज ही नहीं किया, ठीक है, लंबे समय तक यूज नहीं करेंगे तो वो जो हमारे पास बैटरी है वो क्या है, उसमें सल्फेशन दोष हो जाएगा। और इस सल्फेशन दोष को दूर करने के लिए हमारे पास क्या होता है, इसे दूर करने के लिए हमारे पास होता है ट्रिकल चार्जिंग, ठीक है, ट्रिकल चार्जिंग हम यूज करेंगे इस दोष को दूर करने के लिए। उसके बाद है सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन हमारे पास किसके कारण होता है, सेडिमेंटेशन हमारे पास किसके कारण होगा, ये हमारे पास किसके कारण है, अशुद्ध जल से होता है सेडिमेंटेशन। एक तो हमारे पास क्या रहेगा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इम्प्योर वाटर, ठीक है, इम्प्योर पानी डालेंगे तो सेडिमेंटेशन हो सकता है। दूसरा मैंने बताया था हाई रेट पर इसको क्या करना, हमारे पास चार्जिंग करना, ठीक है ना, वो अभी हमारे पास क्या होता है, सेडिमेंटेशन का दोष होता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा, प्लेटों का जो हमारे पास शॉर्ट सर्किट है उसके कारण भी क्या होता है, सेडिमेंटेशन है, तीनों के कारण होता है सेडिमेंटेशन। अब इस सेडिमेंटेशन को दूर करने के लिए हमारे पास क्या होगा, दूर करने के लिए हमारे पास डिस्टिल्ड वाटर हम यूज करेंगे, ठीक है। डिस्टिल्ड वाटर आप यूज करोगे तो सेडिमेंटेशन दोष है वो दूर हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम में यहां से कंफर्म एक क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। जितने पॉइंट मैंने आपको करवा रखे हैं इनको बढ़िया तरीके से आप कवर करो। चलो तो पहला क्वेश्चन डिटेल से सारी बातें हो गई, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास क्या दे रखा है, साधारणतः एक ट्रांसफार्मर की क्षमता यानी कि हमारे पास कितनी होगी, आप सभी को मैंने बता रखा है लगभग हमारे पास कितनी होती है, 95 से लेकर आप बोल सकते हो 98%। बाकी हमारे पास है ये कितने से ऊपर, 90 से ऊपर है। अगर आपको बोल दे डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास ट्रांसफार्मर है उसके अंदर मैक्सिमम एफिशिएंसी कितने प्रतिशत पर हमें प्राप्त होती है, 50% पर प्राप्त होती है, ठीक है। दोनों पॉइंट याद रखोगे। पावर की, हाँ जी ये पावर की है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो, ये क्वेश्चन भी कई बार हमने डिस्कस कर रखा है, तो इसमें क्या कुछ दे रखा है, 2 ओम का लोड प्रदान करने के लिए 2 वोल्ट के ओपन सर्किट वोल्टेज, 2 ओम आंतरिक प्रतिरोध वाले 2 बैटरी, सारा 2 ही 2 वैल्यू दे रखी है। अब आपको पता होना चाहिए पैरेलल में करंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, आई बराबर हमारे पास क्या होगा, एन ई बटा में एन
आर प्लस क्या होगा आर। बस आपको पता है सारी वैल्यू कितनी है, दो दो वैल्यू है, तो हमें दो ही दो पुट करना है, 2 गुणा में 2 बटा में 2 गुणा में 2, ठीक है, इन दोनों कर दिया, उसके बाद 2, तो ये हमारे पास करंट आ जाएगा। तो करंट निकालने का देखो 2 2 4, 2 दूनी 4 और 2 कितने हो गए 6, ठीक है, 2/3, 2/3 को क्या लिख सकते हैं 0.66, ठीक है, ये भी पॉइंट आसान है। ये तो होता है हमारे पास पैरेलल सर्किट के अंदर करंट निकालने का फॉर्मूला। अगर आपको बोल दें सीरीज सर्किट में करंट निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, NE बटा में NR स्मॉल r के साथ होगा अब की बार N और ये रहेगा कैपिटल R। ये हम निकाल सकते हैं क्या, जो हमारे पास सीरीज सर्किट है। अगर सीरीज में कोई सेल है तो करंट ऐसे निकालेंगे, अगर हमारे पास पैरेलल में कोई सेल है तो हम करंट ये निकालते हैं। सीरीज में हमारे पास कनेक्शन जो होता है वो किस लिए यूज करते हैं, ज़्यादा वोल्टेज के लिए, ठीक है, सीरीज में कनेक्शन होता है ज़्यादा वोल्टेज के लिए और पैरेलल में होता है हमारे पास ज़्यादा करंट के लिए, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखोगे तो ये इंपॉर्टेंट है। सीरीज में हमारे पास, हाँ, फिर हमारे पास उसकी जो वैल्यू दे रखी है, जैसे मान लो हमारे पास सीरीज में है ये, ठीक है, एक ये है और दूसरा ये है, इसकी 5 वोल्ट है और ये है 3 वोल्ट, तो हमारे पास टोटल कितना वोल्ट हो जाएगा 2 बचेगा अब, ठीक है ना, 2 वोल्ट बचेगा। अगर ये भी हमारे पास 5 वोल्ट होता तो आपस में कैंसिल हो जाता बस, ठीक है, अपोजिट जोड़ेंगे तो। उसके बाद ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लिया और हरियाणा के अंदर इस क्वेश्चन पर काफी विवाद भी हुआ था, ठीक है। क्या कुछ दे रखा है ध्यान से देखो, एक पंखे में कैपेसिटर का उद्देश्य क्या होता है, ठीक है, पंखे के अंदर मेन हमारे पास कैपेसिटर का उद्देश्य क्या होगा, ये इसके अंदर पूछ रखा है। तो क्या उद्देश्य होगा भी, प्रैक्टिकली आप देखोगे तो कई बार हमारे पास पंखे में क्या होता है, घरों के अंदर, पंखा तो सभी के पास है ही, वहां पर कई बार पंखा कम चलता है। अभी आपने देखा होगा अकेडमी में भी 2-3 दिन हो गए चेंज कर रहे हैं वो कैपेसिटर, कि पंखे की स्पीड कम थी, कैपेसिटर चेंज किया, कुछ स्पीड ठीक हो गई, लेकिन उससे भी स्पीड ठीक हुई नहीं, फिर दोबारा फिर कल मिस्त्री आया था और उसने क्या किया, उसके जो बेरिंग वगैरह है उसको चेंज करके फिर चेक किया तो बढ़िया स्पीड हो गई उसकी। तो मेन इससे ये प्रूफ तो हो गया भी गति तो नहीं बढ़ा सकता रियल में ये, ठीक है ना, ये तो ऑप्शन कट हो रहा है। फिर हमारे पास त्रुटि होने पर पंखे को सुरक्षित थोड़ी रखता है ये, ठीक है, गति को नियंत्रित नहीं करेगा, ठीक है। तो मेन हमारे पास क्या होगा, इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो आंसर होगा वो क्या होगा, फेज शिफ्ट देना, ठीक है। अभी प्रैक्टिकली हमने देख लिया है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है फेज शिफ्ट करता है कैपेसिटर, क्या करेगा पंखे के अंदर फेज को शिफ्ट करना। फेज शिफ्ट का मतलब क्या होता है, हमारे पास एक फेज को ये अलग अलग भागों में क्या कर देता है, डिवाइड कर रहा है, ठीक है। चलो यहां तक कवर। उसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा भी, नेक्स्ट पॉइंट है कैपेसिटेंस C, वोल्टेज V और इलेक्ट्रिक चार्ज Q। ये मैंने आप सभी को बता रखा है, मुंह बंद वाला एक साइड में और जो हमारे पास खुले मुंह वाला एक साइड में, ठीक है। ये हमारे पास दे चेक करेंगे। अब Q बराबर ये V इस साइड आएगा, तो ये V को इस साइड ले आए तो नीचे से हट जाएगा, तो Q बराबर क्या होगा CV, तो इसका मतलब हमारे पास पहला ही सही है, ठीक है। अब यहां से आप ये चेक करोगे C बराबर V गुणा Q, बताया क्या मैंने अभी आपको, ये तो नहीं है हमारे पास। V बराबर C गुणा Q, ये भी नहीं होगा। Q बराबर V बटा C, ये भी नहीं होगा। तो इसमें हमारे पास क्या ऑप्शन नंबर A ही सही होगा फिर, ठीक है। ये फॉर्मूला कई बार बता रखा है। यहाँ पर Q हमारे पास क्या होता है, Q हमारे पास होगा चार्ज, ठीक है। V हमारे पास क्या होगा, V हमारे पास वोल्टेज और C हमारे पास क्या होगा, C हमारे पास होता है कैपेसिटेंस, ठीक है, C रहेगा कैपेसिटेंस। चलो ठीक है, यहाँ तक क्लियर बातें। तो जितने भी क्वेश्चन हमने कवर किए हैं और लगभग ये भी सारे 500 के करीब क्वेश्चन है, ये सारे कवर होने के बाद टोटल जो इनमें कोई मिस्टेक है, ठीक है ना, तो वो सारी मिस्टेक मैं एक साथ फिर दोबारा से बता दूंगा आप सभी को, ताकि सारी बातें क्लियर हो जाए। चलो, भारतीय मानकों के अनुसार पाइप अर्थिंग के लिए GI पाइप का सर्वनिम्न आंतरिक व्यास हमारे पास कितना होना चाहिए, तो ये मैंने आप सभी को बता रखा है कितना होना चाहिए, 38 mm, ठीक है ना। जो हमारे पास GI पाइप है, GI पाइप का मतलब क्या होता है, GI पाइप का मतलब आप सभी को पता है गैल्वेनाइज्ड, ठीक है, गैल्वेनाइज्ड आयरन। और गैल्वेनाइज्ड आयरन का मतलब क्या होगा, हमारे पास लोहे पर
जिंक की, ठीक है, लोहे पर जिंक की परत चढ़ाना, वो हमारे पास क्या होता है, गैल्वेनाइज्ड आयरन होता है, जिसमें आंतरिक व्यास की बात करें तो कितना होगा, 38 mm सही मान रखा है अभी, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन भी कर रखा है हमने, प्रतिरोध वाले दो तारों को पैरेलल में जोड़ा गया समकक्ष प्रतिरोध हो सकता है। अब दो हमारे पास प्रतिरोध है, ठीक है, एक मान लो हमारे पास 6 का है, एक मान लेते हैं 3 का है, इन दोनों को हमने जोड़ दिया पैरेलल में, ठीक है। अब पूछ लिया टोटल हमारे पास प्रतिरोध कितना होगा इसका, तो 3 से तो कम ही आएगा, आप करके देखोगे, 6 तिये 18, ठीक है, और 6 + 3 9, तो यानी कि हमारे पास 18/9 कितना आ गया, 2 आ जाएगा, यही होगा। तो 2 हमारे पास क्या, 3 से तो कम ही है, 3 से तो कम ही है, तो इसलिए हमारे पास क्या है, लघुत्तम सदस्य से भी हमारे पास क्या मान आएगा, कम आएगा। पैरेलल में हमारे पास क्या होता है, सबसे छोटे मान से भी कम, और सीरीज में बात करें, सीरीज में मान लो हमारे पास ये है 6 का और 3 का, तो अब वैल्यू कितनी आएगी, 6 + 3 कितने होगा, 9, तो इस 6 से भी बड़ा है ये 9, ठीक है, ये चीज ध्यान रखोगे, ये पेपर में बार बार क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के। चलो यहां तक बात क्लियर। उसके बाद ये भी काफी बढ़िया क्वेश्चन दे रखा है, वैसे इस एएलएम के पेपर के अंदर जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं ना, इस टाइप की सारी बातें हमने कवर कर रखी है, शायद भी एक की कोई पॉइंट छूटा हो, लगभग सारा पॉइंट हमारा कवर है इसके अंदर से। देखो एक तार की लंबाई और उसके क्रॉस सेक्शनल के क्षेत्रफल को दोगुना कर दिया, यानी कि लंबाई और हमारे पास जो एरिया है उन दोनों को हमने क्या किया है, दोगुना कर दिया, ठीक है। तो अब आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, अभी फॉर्मूला हमारे पास रहेगा R = ρl/A, ये होता है क्या, ये होता है रेजिस्टेंस का नियम, ठीक है, इस फॉर्मूले को बोलते हैं रेजिस्टेंस का नियम, ओके, प्रतिरोध का नियम। यहां पर हमारे पास जो रो है ये क्या होती है, ये हमारे पास होगी रजिस्टिविटी, ठीक है, रजिस्टिविटी की इकाई क्या होती है, ओम गुणा में मीटर, या फिर छोटी इकाई बोले तो ओम गुणा में हमारे पास क्या हो सकता है, सेंटीमीटर, ठीक है। ये जो रजिस्टिविटी हमारे पास है वो क्यूब के अनुसार, क्यूब घन जो होता है ना, घन से इसकी इकाई बनाते हैं हम, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखोगे। उसके बाद L लंबाई है, A हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो अब क्या होगा, R और लंबाई का जो हमारे पास रिलेशन रहेगा समानुपाती का, और एरिया क्या होगा, विलोमानुपाती। इन दोनों को हमने क्या किया, 2 गुना इसको कर दिया, 2 गुना इसको कर दिया, तो 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू तो सेम ही आएगी पहले जैसी, ठीक है ना, वैल्यू तो सेम ही आएगी। तो इसमें क्या रहेगा हमारे पास, अपरिवर्तित हो जाएगा प्रतिरोध जो है वो, ठीक है। यहां तक बात हो गई क्लियर, ये अपरिवर्तित होगा। उसके बाद नेक्स्ट देखो, इसमें वैसे तो 5 ऑप्शन दे रखे थे इस पेपर में, अब की बार जो सीटी होता उसमें 5 ऑप्शन थे, सीटी में 5 थे क्या, फिर तो अपने 5 आएंगे। मानक प्रतिरोध बनाने के लिए कॉन्स्टेंटन तार का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें होता है, ठीक है ना, इसमें क्या होगा ये पूछ रखा है। अब मैंने आप सभी को बता रखा है कॉन्स्टेंटन, ठीक है ना, कॉन्स्टेंटन को क्या बोलते हैं, भी कॉन्स्टेंटन को बोलते हैं यूरेका, या फिर इसे क्या बोलते हैं, येलो केक भी इसे हम बोल सकते हैं, ठीक है ना। अब यूरेका हमारे पास किस किस से मिलकर बनता है, बताओ, यूरेका किस किस से मिलकर बनेगा, कॉपर प्लस निकल से मिलकर क्या बनता है, यूरेका बनता है ये, ठीक है ना, कॉपर प्लस निकल से मिलकर बनेगा यूरेका। तो अब इसमें क्या पॉइंट रहेगा, अभी ध्यान से देखो, जो हमारे पास यूरेका होता है इसका जो तापक गुणांक होता है वो हमारे पास क्या माना जाता है, तापक गुणांक मानते हैं नगण्य, ठीक है ना, लगभग 0 के नजदीक। अब नगण्य प्रतिरोध का तापमान गुणांक, ठीक है ना, एक तो हमारे पास होगा कॉन्स्टेंटन, इसके अलावा भी कोई है क्या ऐसा मटेरियल, एक हमारे पास होता है मैग्नीन, ठीक है ना, एक रहेगा मैग्नीन, मैग्नीन होता है, एक हमारे पास क्या रहेगा, इसका जो पॉइंट है वो क्या रहेगा हमारे पास है, मैग्नीन का भी तापक गुणांक लगभग नगण्य के नजदीक ही होगा, ठीक है, इसका भी तापक गुणांक लगभग नगण्य के नजदीक है। 1 मिनट,
चलो, तो मैग्नीन भी हमारे पास किस किस से मिलकर बनाते हैं? मैग्नीन किससे मिलकर बनाते हैं? मैग्नीन बनाते हैं यूरेका प्लस में मैग्नीज, ठीक है, याद रखना। अब यूरेका मैंने लिखवा दिया, कॉपर प्लस निकल प्लस हमारे पास क्या रहेगा? मैग्नीज। इन सभी को मिलाकर हम क्या बनाते हैं? मैग्नीन बनाते हैं। क्लियर बात यहां तक तो? ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। तो आपको ध्यान रखोगे कॉन्स्टेंटन जो हमारे पास तार है उसका प्रतिरोध जो है नगण्य तापक गुणांक हमारे पास माना जाता है इसका। ठीक है, चलो, सबसे बेस्ट प्रतिरोध बनाने के लिए हमारे पास क्या रहेगा? वो हमारे पास होता है मैग्नीन। और संट जो प्रतिरोध होता है वो किसका बनाते हैं? मैग्नीन का ही बनाते हैं। ठीक है, चलो, जब एक मोटर कार चालू किया जाता है, ठीक है, मोटर कार हमने स्टार्ट की तो उसकी रोशनी थोड़ी सी मंदी में हो जाती है। इसका कारण क्या होगा? आप गाड़ी स्टार्ट करते हो, बाइक स्टार्ट करते हो, ठीक है ना, बाइक स्टार्ट करते ही उसकी लाइट क्या होगी? बिल्कुल धीरे होगी। जैसे ही रेस दोगे तो क्या हो जाएगी? लाइट फिर उसकी ज्यादा हमारे पास तेज होती है फिर। तो इसमें हमारे पास क्या मान रखा है? इसका आंसर क्या दे रखा है इसमें? वोल्टेज में गिरावट होगी, ये रहा, इसमें देखो क्या मान रखा है इसमें? कॉइल में इंड्यूस्ड करंट, ये तो कोई मतलब नहीं है अभी, ठीक है ना। बैटरी का ईएमएफ गिरना, ठीक है ना, बैटरी का जो ईएमएफ है वो गिर जाएगा, ये बोल रखा है अभी। ईएमएफ तो कभी चेंज होगा नहीं, ये तो मैंने बता रखा है, ईएमएफ में कभी बदलाव नहीं होता। ठीक है, ईएमएफ जितना है उतना रहेगा। ओके, अधिक पोटेंशियल गिरावट, हाँ ये कुछ रीजन बनता है, लेकिन इससे बेस्ट हमारे पास क्या रहेगा? स्टार्टर का अधिक करंट लेना। ठीक है, जो स्टार्टर है वो क्या करेगा? स्टार्टिंग के अंदर हमारे पास अधिक करंट लेता है, तो उस वजह से हमारे पास क्या रहेगी? जो लाइट है स्टार्टिंग के अंदर क्या होती है? स्टार्टिंग में बिल्कुल डिम लाइट रहेगी। ठीक है ना, डिम लाइट रहेगी स्टार्टिंग में। चलो, उसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट, ये आप सभी को मैंने बता रखा है अभी। किरचॉफ्स के नियम के अनुसार एक बंद लूप में करंट, प्रतिरोध एवं ईएमएफ का बीजीय योग क्या रहता है? ठीक है ना, तो ये हमारे पास क्या रहेगा? ये रहेगा शून्य। ये तो कोई ऑप्शन ही नहीं बनते, शून्य से कम, शून्य से अधिक, एक कभी होगा नहीं, तो मेन हमारे पास क्या रहेगा? शून्य। ठीक है, ये चीज ध्यान रखोगे। ये जो नियम है वो कौन सा नियम है? लूप की बात है ये, ठीक है ना, केवीएल है ये, केसीएल नहीं, केवीएल है ये। लूप नियम किसे बोलते हैं? केवीएल को बोलते हैं। ठीक है ना, लूप बोल सकते हैं या फिर क्या लिख सकते हैं? मैश नियम भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर प्योर हिंदी में बात करें तो इसे हम पाश नियम भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखोगे। केवीएल नियम आप सभी को पता है, केवीएल नियम हमारे पास एनर्जी के संरक्षण पर आधारित होता है। ठीक है ना, केवीएल नियम एनर्जी के संरक्षण पर आधारित रहेगा। और ऐसा कौन सा नियम है जो एनर्जी के संरक्षण पर आधारित होता है? तो वो हमारे पास क्या होता है? वो होता है लेंज का नियम। ठीक है ना, लेंज लॉ, लेंज लॉ जो होता है वो भी हमारे पास एनर्जी के संरक्षण पर आधारित रहता है। चलिए आगे, यहां देखो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है अभी। प्राथमिक वितरण, यानी कि हमारे पास ये बोल रखा है प्राइमरी, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास इसमें पूछ रखा है कितने वोल्टेज की होती है। ठीक है, अब प्राइमरी वोल्टेज होती कौन सी? अभी प्राइमरी वोल्टेज हमारे पास, प्राइमरी जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो कौन सा होगा पता है? बिल्कुल, जो हमारे पास सब स्टेशन है, ठीक है, अपने गांव में सब स्टेशन है, उस सब स्टेशन से 3 तार बाहर निकलेंगे, 3 वायर बाहर निकले। यहां पर हमने अपनी गलियों में एक ट्रांसफॉर्मर लगा रखा है जिसे क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, इस डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर के सेकेंडरी साइड से 4 वायर बाहर निकलते हैं। ठीक है, ये कनेक्शन होता है डेल्टा और ये क्या होगा? ये होगा स्टार। तो जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर है उसका कनेक्शन किस में होता है? उसका कनेक्शन होता है डेल्टा स्टार के अंदर। ठीक है, अब सब स्टेशन से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर तक जो हमारे पास लाइन होगी उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है ना, और जो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारे पास कितनी कर रखी है हमने? 11 kV की लगभग बनाते हैं। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखोगे। समझ गए बात? ओके, चलो, उसके बाद इससे आगे जो है ना ये क्या करता है? 11 kV से ये स्टेप अप होता है, स्टेप डाउन रहेगा, स्टेप डाउन होता है। तो ये 11 kV से
415 में लगभग ये इसको कन्वर्ट कर देगा, ठीक है ना, 415 में कन्वर्ट करेगा तो ये स्टेप डाउन हो गया। तो सेकेंडरी साइड में डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारे पास कितनी वोल्ट होती है, 415। 33 वैसे नहीं आएगा, 415 वैसे कट है, इसका थोड़ा सा लिंक बनता है इसके साथ, ठीक है, लेकिन एक्यूरेट आंसर कौन सा मान रखा है, 11 kV, ठीक है। इतना भी हम कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन प्राइमरी में, वैसे एक्यूरेट मान रखा है 11 kV। चलो नेक्स्ट देखो भी, अधिकतर इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों में व्यवहार में होने वाली रोधक सामग्रियों में होता है, ठीक है ना। ज्यादातर हमारे पास जितने भी इलेक्ट्रिकल जो इक्विपमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट है, ठीक है ना, उनमें पूछ रखा है जो हमारे पास व्यवहार में नॉर्मली हम यूज करते रहते हैं डेली लाइफ के अंदर, ठीक है ना। तो उनमें हमारे पास सामग्रियों में होने वाली रोधक जो हमारे पास सामग्रियों में होता है, उसके अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स में अधिकतर क्या चीज रहेगी, आरक प्रतिरोध होगा, या फिर थर्मल स्टेबिलिटी उसको उनके अंदर बनेगी, या फिर उच्च इलेक्ट्रिक और मैकेनिकल शक्ति बनती है। तो इनमें से हमारे पास क्या दे रखा है, उपरोक्त सभी इसके अंदर सही मान रखा है अभी, ठीक है। वैसे इस पर भी विवाद हुआ था, इस क्वेश्चन पर भी, ये भी डाउट वाला क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें मेन बात क्या दे रखी है, अधिकतर इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों में व्यवहार में होने वाली रोधक सामग्रियों में होता है। जो रोधक सामग्री का मतलब क्या है, इंसुलेशन, इंसुलेशन की बात है। अब जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट है उनके ऊपर हमने कोई रोधक सामग्री लगा रखी है, इंसुलेशन लगा रखा है, तो इंसुलेशन आरक प्रतिरोध होना चाहिए इंसुलेशन का, इंसुलेशन की थर्मल स्टेबिलिटी बढ़िया होनी चाहिए, उसके बाद उच्च इलेक्ट्रिक और मैकेनिकल शक्ति, इलेक्ट्रिक अधिक थोड़ी होती है इंसुलेशन की, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक तो कम होनी चाहिए। तो इस वजह से क्या है, इसमें वैसे डाउट था, लेकिन इसका आंसर कौन सा मान रखा था, ऑप्शन डी। ये वैसे यहां से कट करना था इनको, मैकेनिकल शक्ति अच्छी होनी चाहिए, ओके, ये बात ठीक है इनकी। चलो तो यहां तक बात ये क्लियर। प्रीवियस ईयर से भी क्वेश्चन उठ सकते हैं। एक बाई मेटल रिले का प्रयोग होता है, बाई मेटल रिले हमारे पास, इसका प्रयोग किस लिए करते हैं, इसका प्रयोग हमारे पास ओवरलोड सुरक्षा के लिए होगा या अंडरलोड सुरक्षा के लिए होता है। हमेशा हम रिले का जो उपयोग करते हैं वो लगभग हम कौन सा करते हैं, ओवरलोड रिले का। इसमें कौन सा मान रखा है अभी, यही मान रखा है ना, ठीक है। देखो मैंने आप सभी को बता रखा है, एक तो हम यूज करते हैं स्टार्टर का, ठीक है। स्टार्टर का मुख्य काम क्या होता है अभी, स्टार्टिंग करंट को लिमिट करना, ये होता है स्टार्टर का काम, ठीक है। उसके बाद मैंने इन सभी में दो बात और लिखवा रखी है। एक ये क्या करता है, ओवरलोड प्रोटेक्शन करता है, और एक क्या करेगा, अंडर वोल्टेज, ठीक है ना, अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन करता है, इन दोनों से बचाता है। तो अब स्टार्टर की तरह ही हमारे पास क्या होती है, रिले होती है, जो कि सर्किट को बचाने के काम आएगी, सेंसिंग डिवाइस होता है हमारे पास रिले, ठीक है। तो यहां भी हमारे पास रिले भी क्या होती है, मैंने आप सभी को बता रखा है। एक हम लगाते हैं OLC, OLC ओवरलोड कॉइल, या फिर मैंने यहां पर नाम लिखवाया था OLRC ओवरलोड रिलीज कॉइल, ठीक है ना। ये भी एक प्रकार की रिले ही होती है जो कि ओवरलोड से मोटर को, जो हमारे पास है स्टार्टर में जो लगा होता है ये, उससे बचाती है ये, ठीक है। तो मेन हम क्या करेंगे, ओवरलोड से बचाएगी, अंडरलोड से सुरक्षा नहीं देती है, ठीक है। तो ऑप्शन ए तो सही है, ए भी तो होगा नहीं, बी तो वैसे ही कट हो गया, ठीक है। तो सी ऑप्शन भी कट हो गया। तापमान नियंत्रण हमारे पास थोड़ा बहुत इसमें चांस बनता है तापमान का, ठीक है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा रहेगा हमारे पास, ओवरलोड सुरक्षा का होता है बाई मेटालिक रिले के अंदर। बाई मेटालिक में क्या होता है, द्विधात्विक, ठीक है, द्विधात्विक हमारे पास ये होती है रिले। द्विधात्विक रिले का मतलब हमारे पास क्या है, इसके अंदर जो रिले होती है, धातु रहेगी ना हमारे पास, वो क्या हो जाएगी, तापमान बढ़ने पर थोड़ी सी बैंड हो जाती है, झुक जाएगी, ठीक है ना। बैंड होकर ही क्या करती है फिर ये हमारे पास है, सर्किट को कंप्लीट करती है। बाई मेटालिक का हमारे पास ये होता है, ठीक है। चलो यहां तक क्लियर बातें। उसके बाद ये आसान क्वेश्चन है, साधारणतः एक डीसी जनरेटर का योग हमारे पास किसका बना होता है, डीसी जनरेटर का योग हमारे पास बना होगा कास्ट आयरन का, ठीक है। ये कास्ट आयरन का बड़ी मशीन का है क्या, ये छोटी मशीन का, बड़ी मशीन का कास्ट स्टील का, ठीक है। सेमीकंडक्टर के लिए प्रतिरोध का तापक गुणांक हमारे पास क्या होगा,
नेगेटिव, कंडक्टर के लिए पॉजिटिव और इंसुलेटर के लिए भी नेगेटिव। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन भी गलत था, ठीक है ना, एचएसएससी के द्वारा इसका आंसर भी गलत दे रखा था। उसके बाद ये क्वेश्चन चेंज हुआ और रिजल्ट भी चेंज हुआ था, एक इसके कारण, एक जो हमारे पास कैपेसिटर वाला है उसके कारण। बताओ इसका क्या रहेगा। सीलिंग पंखे में कौन सा मोटर व्यवहार किया जाता है। सीलिंग पंखा है, ठीक है, इनमें कौन सी मोटर होगी। इसके अंदर हमारे पास क्या होती है, सेडेड पोल। तो हमारे पास कहाँ यूज की जाती है बताओ भाई, सेडेड पोल कहाँ यूज करेंगे, हेयर ड्रायर में। ठीक है, सेडेड पोल यूज करते हैं हेयर ड्रायर के अंदर। ठीक है, ट्वाइस में यूज करते हैं, घड़ियों में यूज करते हैं बिल्कुल। यूनिवर्सल मोटर सबसे इंपॉर्टेंट यूज पूछते हैं कहां पर है, फूड मिक्सर में। ठीक है, उसके बाद ग्राइंडर में इसका यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद परमानेंट कैपेसिटर मोटर ही हमारे पास क्या होती है, सीलिंग फैन में होगी। इसमें कैपेसिटर लगा होगा परमानेंट। कौन से प्रकार का कैपेसिटर लगा होता है, ये हमारे पास होता है कौन सा, पेपर कैपेसिटर बोलते हैं इसके अंदर। ठीक है ना, पेपर कैपेसिटर लगाते हैं। कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर की बात करें तो ये कहाँ यूज करते हैं, ये हमारे पास यूज करते हैं। एक तो वॉशिंग मशीन, सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारे पास जो आटा चक्की होती है ना, आटा चक्की, उसमें आप देख सकते हो ये। ठीक है ना, आटा चक्की में हमारे पास ये लगा होगा। ओके, तो ये चीज ध्यान रखोगे। कंप्रेसर में भी होता है बिल्कुल। ठीक है ना, हाँ? समझ, अच्छा समर्सिबल में हो सकता है बिल्कुल, उसका चांस कम है, बाकी ये तो इंपॉर्टेंट है ही। चलो सारी बातें हो गई। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या दे रखा है, कौन सा एक पैसिव कंपोनेंट है। पैसिव कंपोनेंट की बात मैंने आप सभी को बता रखी है, आर, एल और सी, और एक हमारे पास क्या है, ट्रांसफॉर्मर। ये क्वेश्चन इससे पहले हमने कम से कम 4 बार पढ़ लिया ये। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एचएसएससी ने आंसर ही ऐसे दे दिए। डायोड तो हमारे पास एक्टिव होता है, ये तो होगा नहीं। ट्रांजिस्टर भी एक्टिव होता है, तो उपरोक्त सभी भी कट हो गया। ठीक है, अब बचेगा कौन सा, इंसुलेटर। यहाँ इंडक्टर लिखना था लेकिन लिख दिया इंसुलेटर, तो इसको ही सही मान रखा है इन्होंने, सी उत्तर। ठीक है, यहाँ एल लिखना था यानी इंडक्टर की बात बनती थी ये। ठीक है, तो इन्होंने इसको ही सही मान रखा है और यही सही मानना लास्ट तक। चलो नेक्स्ट हमारे पास क्या दे रखा है, किस प्रकार के सिंगल फेज मोटर में कम्यूटेटर होता है। वाटर पंप में तो बिल्कुल भी नहीं होगा। सेडेड पोल में मैंने बता रखा है, सिर्फ पोल को क्या करेंगे, सेडेड करेंगे। ठीक है, स्टेपर मोटर में भी किसी प्रकार का कम्यूटेटर नहीं होता। तो मेन हमारे पास क्या रहेगा, रिपल्सन मोटर। रिपल्सन मोटर में क्या कुछ खास बात थी भी, रिपल्सन मोटर में क्या कुछ खास बात थी, क्या चीज, रट्टा मारा क्या पूरा हर चीज का। देखो रिपल्सन मोटर में क्या होते हैं, जो ब्रश होते हैं ना, ब्रशेस को हम करते हैं शॉर्ट। ठीक है, अब ब्रश लगाए फिर तो कम्यूटेटर तो मिलेगा, ब्रश लगा रखा है तो कम्यूटेटर भी इसमें मिलेगा। उसके बाद हमारे पास क्या रहेगा, रिपल्सन मोटर में जो हाईएस्ट टॉर्क हमारे पास मिलेगा वो हमारे पास कितने डिग्री पर मिलेगा, वो अल्फा बराबर कितना होना चाहिए, 45 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, ये चीज ध्यान रखोगे, तो ये इंपॉर्टेंट है। हाँ मोहन जी, ठीक है बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या दे रखा है, डीसी मशीन में कम्यूटेटर सेगमेंट की संख्या समान होती है। अब डीसी मशीन हमारे पास है, उसके अंदर बोल दिया कम्यूटेटर के जो सेगमेंट होते हैं, जो खांचे होते हैं, खांचों में क्या भरते हैं, कम्यूटेटर के खांचों में, कम्यूटेटर के खांचों में भरते हैं माइका। ठीक है ना, 1 मिनट भी होल्ड करो। चलो देखो
तो हमारे पास क्या है, डीसी मशीन में कम्यूटेटर सेगमेंट की संख्या समान होती है। किसके समान होगी, देखो इसमें मान रखा है हमारे पास आर्मेचर कंडक्टर की जो संख्या होती है ना, उसके समान मान रखी है, ठीक है ना। और पोल्स की संख्या के दोगुनी तो होगी नहीं, पोल्स की संख्या के नहीं होगी, इसमें भी थोड़ा डाउट बना हुआ था, ठीक है ना। बाकी सही मान रखा है कौन सा, आर्मेचर कंडक्टर की संख्या, हाँ यहाँ कॉइल होना चाहिए था। अब मेन पॉइंट क्या है, देखो 20 क्वेश्चन किए सिर्फ एलएम के पेपर के अंदर आए हुए थे, टेक्निकल क्वेश्चन है। इन 20 में से भी 4 क्वेश्चन गलत थे एचएसएससी के, ठीक है। तो गलती तो भी हो सकती है, बाकी गलतियां सुधारेंगे हम अपनी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है अभी, अब हिंदी पढ़ लें क्या, साथ में दे रखी है कोई बात नहीं। निम्नलिखित में से किस विद्युत उपकरण को मापन के लिए उसी रूप से जुड़ा होना चाहिए, ठीक है। यानी कि विच ऑफ द इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट हैव टू बी कनेक्टेड इन द सेम मैनर ऑफ फॉर मेजरमेंट। अब देखो यहां पर आप सभी को ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा हमारे पास सीरीज में जुड़ता है और कौन सा जुड़ता है पैरेलल में, ठीक है। उसके हिसाब से हम क्या चेक कर सकते हैं। इसमें हमारे पास क्या दे रखा है अभी, फ्रीक्वेंसी मीटर और पावर फैक्टर मीटर, क्या दोनों सेम पोजीशन में जुड़ सकते हैं, कभी नहीं जुड़ेंगे, ठीक है। वोल्ट मीटर किस में जोड़ते हैं, पैरेलल में, और फ्रीक्वेंसी मीटर ये भी हमारे पास पैरेलल में ही होता है, ठीक है ना। तो 21 नंबर का क्या मान रखा है, बी बिल्कुल सही रहेगा। वोल्ट मीटर हमारे पास पैरेलल है। अब याद रखना फ्रीक्वेंसी मीटर भी इसी वे में जोड़ेंगे वोल्ट मीटर की तरह ही, ठीक है, ये चीज ध्यान रखोगे। तो इसका आंसर क्या होगा हमारे पास, इसका आंसर रहेगा बी उत्तर, ठीक है। ठीक है, यहां पर और वाट मीटर तो हमारे पास क्या है, सीरीज और पहले दोनों में जुड़ेगा। फिर पावर में, पावर फैक्टर मीटर का मतलब है पावर ही मापनी है हमें, ठीक है, वो भी सेम ही रहेगा फिर, ठीक है, ये चीज ध्यान रखोगे। हेलो, हाँ क्लास लगाऊं मैं, अब कटा है, ठीक है भेजो। चलो अगला करो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है इसमें, बड़े मान वाले प्रतिरोध को किलो ओम व मेगा ओम के चला रखे हैं। बड़े ओम बड़े मान वाले प्रतिरोध को किलो ओम और व मेगा ओम में व्यक्त किया जाता है। 2800 ओम रजिस्टर को कैसे व्यक्त करेंगे, ये पूछ रखा है। तो ये बिल्कुल आसान है वैसे पॉइंट तो, ठीक है। चलो देखो यहां पर हमारे पास 2800 ओम को हमें बड़े मान में व्यक्त करना है, किलो में या मेगा में। तो 2800 ओम तो सीधा तो नहीं लिखेंगे, ये ऑप्शन कट हो गया। उसके बाद 2800 को 2 किलो ओम कैसे लिख सकते हैं, ये भी कट है, ठीक है। यहां देखो ये हमारे पास पॉइंट क्या है, 2800 जो हमारे पास है इसको हम क्या लिख सकते हैं, किलो, ठीक है। अब किलो में लिखने के लिए हमारे पास क्या रहेगा, एक मिनट, 28, ठीक है। किलो का मतलब हमारे पास क्या हो गया, 1000, ठीक है। यहां पर ये पॉइंट है 10, ठीक है। ये इससे कैंसल, तो क्या बन गया ये 2800, हाँ यही सही हमारे पास बन रहा है फिर तो, ठीक है। अगर ऑप्शन से करें तो डायरेक्ट हम कर सकते हैं। इसमें हमने क्या किया, 2.8 किलो, किलो का मतलब हमने क्या किया, 1000 लिखा, पॉइंट हटाया तो नीचे 10 लिखा, इसको कैंसिल करेंगे तो 2800 बन रहा है, ठीक है। तो ये हाँ वैसे भी कर सकते हैं।
चलो ये पॉइंट हो गया कवर। उसके बाद देखो भी नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 23 नंबर। 23 नंबर में क्या आप कुछ पॉइंट दे रखा है, ध्यान से देखो कि प्राथमिक सेल में पोलराइजेशन को किससे हटाया जा सकता है, ठीक है ना। पोलराइजेशन को किससे हटा सकते हैं ये पूछा गया है। कोटिंग द इलेक्ट्रोड ऑफ, टी का मतलब भी लेपन सेल होना चाहिए था, कोटिंग ऑफ द इलेक्ट्रोड ऑफ ना, यहां कुछ और लिखना है। वैसे देखो हिंदी में सेल के इलेक्ट्रोड का लेपन करके, सेल का जो इलेक्ट्रोड है उसको लैप करते हैं क्या कभी हम, ठीक है ना। उसके बाद देखो केमिकल एक्शन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इसको हटा सकते हैं पोलराइजेशन को। अब पोलराइजेशन हटाने के लिए मैंने क्या बता रखा है आपको, पोलराइजेशन हटाने के लिए मैंने बताया था MnO2। MnO2 का जो हमारे पास पाउडर होता है ना, वो पाउडर हम छिड़कते हैं इलेक्ट्रोड के चारों ओर। अब पाउडर छिड़केंगे तो वो पाउडर क्या करेगा, वो हमारे पास केमिकल रिएक्शन करेगा जो इलेक्ट्रोड है उसके साथ, और जो हमारे पास जो इलेक्ट्रोड है उस इलेक्ट्रोड के चारों ओर जो हाइड्रोजन के बबल्स बने हुए हैं, ठीक है ना, हाइड्रोजन के बुलबुले बने हुए हैं, उन बुलबुलों को क्या कर देगा वो, ये हमारे पास MnO2 इन बुलबुलों को हटा देगा। लैब तो किया नहीं हमने, MnO2 का लैब किया क्या, लैब तो नहीं किया ना हमने, क्या है सेल को हमने डिस्चार्ज किया ना, इस पर क्या है सेल का हमारे पास डिस्पोजिंग किया हमने कोई, ठीक है। तो मेन हमारे पास क्या किया हमने, केमिकल एक्शन करवाया, रासायनिक हमारे पास क्रिया करवाई है। इसका एग्जैक्ट आंसर यही होगा, ठीक है। यही तो बता रहा हूं, पहले चेक करवा रखा है, वो इसका बी मानना है फिर, ठीक है ना। इसमें क्या दे रखा है, बुक में क्या है, बी ऐसा ही है फिर तो, ठीक है। नेक्स्ट देखो भी हमारे पास क्या दे रखा है, अगला पॉइंट दे रखा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज डीपोलराइजर इन ड्राई सेल। अभी हमने देखा है पोलराइजेशन को दूर करने के लिए जो हमारे पास प्रक्रिया है वो हम क्या यूज करेंगे, मैग्नीज डाइऑक्साइड, यही बताया मैंने अभी आपको, ठीक है। तो पोलराइजेशन को हम क्या कर रहे हैं, डीपोलराइजर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो डीपोलराइज करेंगे तो हमारे पास क्या रहेगा, MnO2 हम यूज करेंगे यहां पर, ठीक है। जिंक क्लोराइड तो यूज करेंगे नहीं, ना अमोनियम ना हमारे पास कार्बन पाउडर। चलो उसके बाद देखो हमारे पास क्या दे रखा है अभी, सीलिंग फैन के फैलाव यानी स्वीप से क्या तात्पर्य है, ठीक है ना। सीलिंग फैन का जो हमारे पास फैलाव है उसका क्या तात्पर्य होगा। अब मेन पॉइंट देखो, रेडियस ऑफ सर्कल फॉर्म्ड बाय रोटेशन, यानी कि इसके घूर्णन की वृत्त की त्रिज्या से ब्लेड की लंबाई से दुगना, मोटर के मध्य से ब्लेड के नोक की दूरी, मोटर के मध्य से ब्लेड के नोक की दूरी को दुगना। बिल्कुल देखो सीलिंग फैन हमारे पास ये है, ठीक है ना। एक तो हमारे पास ब्लेड हो गया ये सीलिंग फैन के अंदर, ठीक है। दूसरा हमारे पास ब्लेड हो गया ये वाला, और तीसरा हमारे पास ब्लेड है, 3 ब्लेड हो गए, ठीक है ना। ये अब देखो ये मोटर है बीच की, इसके मध्य से, ठीक है ना, मध्य से हमारे पास इसकी ब्लेड की दूरी देखेंगे, ये दूरी देखेंगे। अब इस दूरी का हमें क्या करना है, डबल करना है। डबल करेंगे उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं स्वीप। समझ गए बात। तो हमारे पास पॉइंट क्या रहेगा, डबल द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ मोटर टू टिप ऑफ द ब्लेड, ठीक है ना। ब्लेड की टिप है वहां से लेकर मोटर के सेंटर तक, इनको हमें क्या करना है, डबल करना है। उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम स्वीप बोलते हैं। क्लियर बातें, ठीक है। ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। अगर आपको सीलिंग फैन में स्वीप का आंकड़ा देखना, स्वीप होता क्या है, तो हमें क्या है, इस जो लंबाई है, जो हमारे पास ये दूरी है, इसको डबल करना पड़ेगा, ठीक है, उसे हम स्वीप बोलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखो भी क्या दे रखा है, रेजिस्टेंस पूछ रखा है आपको भी, द रेजिस्टेंस ऑफ अर्थ इज, ठीक है ना। अर्थ का जो रेजिस्टेंस है वो हमारे पास कितना होता है, मेगा ओम होता है क्या, मेगा तो बिल्कुल नहीं होगा, ये भी मेगा ओम कट हो गया। इनफाइनाइट वैसे ही नहीं होगा। अबाउट हमारे पास क्या रहेगा, जीरो के नजदीक ही रखना पड़ेगा। ज्यादातर ऑप्शन हमारे पास मान लो अगर एग्जाम में 70 क्वेश्चन टेक्निकल के आ रहे हैं, उनमें ये मान के चलना 40 क्वेश्चन आप करोगे, ऑप्शन कट करके देखोगे आसान हो जाएंगे, अपने आप उत्तर निकल जाएगा ऑप्शन कट करोगे तो। फिर आपके नंबर आ जाएंगे कम से कम 50 से प्लस है। चलो यहां तक बात होगी क्लियर।
ठीक है। उसके बाद देखो भी, इलेक्ट्रोड पर जमे पदार्थ का द्रव्यमान होता है। अब इलेक्ट्रोड पर जमा हुआ हमारे पास पदार्थ है, उसको किस में व्यक्त करते हैं, क्या लिखते हैं उसके लिए क्या लिखेंगे? जमे पदार्थ को बोलते क्या है पहले बताओ? मास बोलेंगे, एम बोलेंगे बस। एम हमारे पास समानुपाती किसके होता है? क्यू के। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड पर जमे पदार्थ का द्रव्यमान यानी कि मास होता है वोल्टेज के प्रोपोर्शनल है क्या? ऑप्शन कट हो गया ना। प्रोपोर्शनल टू टाइम, टाइम का जिक्र ही नहीं है। प्रोपोर्शनल टू करंट है क्या? नहीं है। तो बचेगा क्या? सिर्फ एक हमारे पास क्या है? ऑप्शन नंबर डी चेक कर लेंगे क्या दे रखा है। डी क्या दे रखा है ये देखो, ठीक है ना। ये हमारे पास रहेगा प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब आप सभी को पता है क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को बोलते हैं चार्ज। ये चौथी बार क्वेश्चन आया है अभी तक, ठीक है ना। तो अब आपका क्लियर हो गया होगा क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पिछली 3 जो क्लास है उनमें लगभग 2-3 बार ये पॉइंट आ गया, अब एक बार फिर आ गया। तो अब याद भी हो गया होगा क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। चार्ज होता है, और क्यू बराबर आप सभी को पता है क्यू आई टी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट देखो भी 28 नंबर क्या कुछ दे रखा है 28 में। ठीक है, ऑक्साइड कैथोड, ऑक्साइड कोटेड है ये, ठीक है ना। ऑक्साइड कोटेड कैथोड इज यूज्ड इन। हमने क्या किया है, जो हमारे पास कैथोड है ना उसको हमने क्या किया है, ऑक्साइड से कोटेड कर दिया। ठीक है ना, ऑक्साइड से कोटेड करेंगे तो उसका मतलब क्या रहेगा भी, लो पावर ट्यूब के अंदर करते हैं, मीडियम पावर ट्यूब के अंदर, हाई पावर ट्यूब के अंदर, या मीडियम एंड हाई। तो इसमें क्या मान रखा है अभी, लो पावर ट्यूब के अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारे पास कैथोड होता है ना उसको किससे लैप करते हैं, ऑक्साइड से लैप करेंगे। याद रखना ये पॉइंट, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, जो ट्यूब होती है, ट्यूब में क्या रहेगा, एक तो कैथोड, एक क्या रहेगा एनोड। अब कैथोड को हम क्या करेंगे, अगर ऑक्साइड से हम लैप कर देंगे तो हमारे पास वो क्या रहेगा, लो पावर के लिए। जैसे मैंने बता रखा है हमारे पास ट्यूबलाइट है ये, ठीक है ना। ट्यूबलाइट के अंदर जो इलेक्ट्रोड है वो किसके बनाते हैं, टंगस्टन के। और टंगस्टन पर क्या लेप करते हैं, बेरियम और स्ट्रोंशियम का हम लेप करते हैं इसके ऊपर। ये हमारे पास टंगस्टन है, ठीक है। ये हमारे पास टंगस्टन जो रहेगा, टंगस्टन पर हम क्या करेंगे, बेरियम और स्ट्रोंशियम, ठीक है ना। स्ट्रोंशियम का हम क्या करते हैं, लेप लगाते हैं इन पर। उसी तरह से हमारे पास क्या है, जो ट्यूब होगी उस ट्यूब पर हम क्या है, कैथोड जो रहेगा उस पर ऑक्साइड का लेप लगा देंगे। लो पावर की करेंगे, लो पावर की होती है वो ट्यूब पर। चलो, हैमर जो होता है ये भी क्वेश्चन काफी बढ़िया है, एग्जाम में बन सकता है, आपके एग्जाम में चांस है पूरे, ठीक है ना। हैमर आर क्लासिफाइड, हथौड़े को किस आधार पर आप वर्गीकृत करते हो, ठीक है ना। एज पर देयर होल एंड वेट, उसके छेद व भार से। एज पर देयर फ्रेम और शेप एंड वेट। एज पर देयर हील शेप एंड वेट। एज पर देयर हैंडल लेंथ। किसके आधार पर करते हो आप, ठीक है ना। एक तो हमारे पास क्या रहेगा, फ्रेम और वेट होना चाहिए क्या, चेक कर लो एक बार, ठीक है। तो हमारे पास क्या रहेगा, हैमर जो होगा वो क्या होगा, एज पर देयर फ्रेम शेप और वेट जो है इस पर हमारे पास इसको क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास हथौड़ा है, उसका फ्रेम किस टाइप का रहेगा और उसका वेट कितना है, उसके आधार पर ही हथौड़ा अलग अलग प्रकार के बनाते हैं हम, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो वैसे टाइप्स ऑफ हैमर, अगर देखना चाहो। नेट नहीं चल रहा, नेट नहीं चल रहा, फिर चलो कोई बात नहीं ना, रहने दो फिर। उसके बाद ये क्वेश्चन भी काफी डाउट में है काफी बच्चों को, तो ये भी क्लियर हो जाएगा। यहां देखो क्या दे रखा है, क्या हो गया, ठीक है सब। फ्यूज वायर शुड हैव, ठीक है ना। फ्यूज वायर हमारे पास होना चाहिए, आप सभी को बता रखा है। फ्यूज वायर के अंदर सबसे पहला पॉइंट लो तो होगा मेल्टिंग पॉइंट,
इसको तो कोई चैलेंज नहीं कर सकता, ठीक है। और लो ही हमारे पास होती है क्या, रजिस्टिविटी, ठीक है। ये भी पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दो तो होते हैं लो, और ये दो हमारे पास होंगे हाई। दोनों हाई, कौन सा हाई होगा, रजिस्टेंस, ठीक है। और हमारे पास क्या रहेगा, हाई होता है कंडक्टिविटी, ठीक है। कंडक्टिविटी भी हाई होगी। काफी बच्चों के दिमाग में चलती है बातें ये कि फ्यूज का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो तो हाई लो होगा, लेकिन रजिस्टिविटी हाई होती है क्या, बिल्कुल भी हाई नहीं होगी, आपको लो ही ध्यान रखनी है। HSSC ने ये क्वेश्चन खुद से क्लियर भी कर रखा है, आगे ये क्वेश्चन आ भी जाएगा, ठीक है ना। और एक और पॉइंट याद रखोगे, एक हमारे पास होता है फ्री फ्रॉम ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऑक्सीडेशन हमारे पास रहेगा, फ्री फ्रॉम ऑक्सीडेशन, ठीक है। ये चारों पॉइंट ध्यान रखोगे तो यहां से आपका ये फ्यूज वाला पॉइंट क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा। तो लो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, हाई मेल्टिंग पॉइंट नहीं होगा, लो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, लो मेल्टिंग पॉइंट, ये सही होगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या है, बी सही होगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। दोनों पॉइंट हमें क्या ध्यान रखने हैं, लो ध्यान रखने हैं। यहां पर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस लिखा है, ना कि रजिस्टिविटी लिखी है, ठीक है। रजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बात एक ही है। अगर अकेला रेजिस्टेंस लिखा होता तो वो अलग होता, फिर तो हाई होता वो, ठीक है। तो ये चीज होगी क्लियर। चले आगे, फ्यूज का वायर किसका बनाते हैं, फ्यूज वायर लेड और टिन का, ठीक है। इससे पहले एक जेई का पेपर हमने सोल्व किया था, एडवर्टाइजमेंट 10/2019। उस एडवर्टाइजमेंट में क्वेश्चन आया था फ्यूज का ही, कि फ्यूज वायर को हम किसके साथ जोड़ते हैं, लाइव वायर जो हमारे पास है उसके साथ सीरीज में जोड़ते हैं, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, तो आप कर ही लोगे। उसके बाद देखो भी हमारे पास क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर इज सुटेबल फॉर हाई स्टार्टिंग टॉर्क। कौन सी मोटर है उसका हमारे पास हाई स्टार्टिंग टॉर्क होगा, तो हाई स्टार्टिंग टॉर्क के जो सबसे उत्तरदायी हमारे पास रहती है सीरीज मोटर। क्यों होती है, क्योंकि इसमें जो टॉर्क होगा वो हमारे पास IA के क्या होगा, वर्ग के समानुपाती होता है सीरीज मोटर के अंदर, ठीक है। और सीरीज मोटर का यूज कहां करते हैं, सीरीज मोटर का यूज करते हैं हम कहां पर, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के अंदर इसका यूज करेंगे, ठीक है ना। ये चीज ध्यान रखोगे, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद शंट मोटर हमारे पास है, इसके अंदर बनने वाला टॉर्क हमारे पास क्या रहेगा, IA के समानुपाती, ठीक है। और शंट मोटर में जो हमारे पास ग्राफ बनता है, किसका ग्राफ, स्पीड, और IA का जो ग्राफ बनेगा वो हमारे पास क्या है, थोड़ा सा डाउन आ जाएगी स्पीड। किसके कारण डाउन आती है, ये हमारे पास क्या होती है, जो वोल्टेज ड्रॉप होते हैं IA और RA, इस ड्रॉप के कारण क्या स्पीड थोड़ी सी गिरती है। क्लियर बात यहां तक तो, ठीक है। चले आगे, तो सीरीज मोटर की टॉर्क ज्यादा भी। उसके बाद देखो, द मेटल फ्रॉम विच द इलेक्ट्रॉन आर इमिटेड इज कॉल्ड, ठीक है। वह धातु क्या कहलाती है जिसके कारण इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। इमिट का मतलब क्या होता है, छोड़ना, ठीक है ना। छोड़ना हमारे पास पॉइंट होता है इमिट का मतलब। अब इलेक्ट्रॉन को कौन छोड़ता है भाई, अब आप सभी को बता रखा है, देखो हमेशा करंट हमेशा चलेगा कहां से कहां तक, करंट हमेशा चलेगा हमारे पास, मान लो कोई एक सर्किट है ये, ठीक है। करंट हमेशा पॉजिटिव से निकलेगा और कहां जाएगा, नेगेटिव की तरफ, ठीक है ना। बाकी इस क्वेश्चन में भी ऐसे क्वेश्चन है ना, ये डाउट वाले क्यों होते हैं, क्योंकि कई जो एग्जामिनर है वो क्या करेंगे, एनोड को मानते हैं क्या, नेगेटिव, ठीक है। और कई मानते हैं एनोड को क्या, पॉजिटिव। हमने क्या माना, एनोड को पॉजिटिव मान के ही चले हमेशा, ठीक है। तो उसके हिसाब से देखते हैं। तो अब हमारे पास क्या रहेगा, इसके अंदर पॉजिटिव से निकलेगा और नेगेटिव में ये तो चलेगा करंट। तो पॉजिटिव क्या होता है, पॉजिटिव हमारे पास एनोड, ठीक है। ये मानते हैं एनोड पॉजिटिव होगा, ठीक है। और कैथोड क्या होगा हमारे पास, नेगेटिव, ये होगा कैथोड होगा नेगेटिव। अब क्या होगा यहाँ पर, नेगेटिव से हमेशा इलेक्ट्रॉन निकलता है और कहां जाएगा, पॉजिटिव की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होता है, करंट के हमेशा उल्टा चलता है। तो इलेक्ट्रॉन कौन छोड़ रहा है, इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है भाई कैथोड,
ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास इसमें हमारे पास कैथोड है। बाकी क्या आंसर मान रखा है इसके अंदर? 32 का सी मान रखा है, सही है क्या? अच्छा एमीटर भी दे रखा है क्या? ठीक है, हाँ एमीटर भी हमारे पास क्या करता है, एमिट है, दोनों दे दिए फिर ठीक है। अभी एमीटर हमारे पास एमिट करता है इलेक्ट्रॉन को, और कैथोड भी हमारे पास क्या करेगा, छोड़ेगा। तो इसका मतलब दोनों सही है, ठीक है। अभी मैंने क्या समझाया यहाँ पूरी बात, यहाँ क्या बात बताई है पूरी मैंने? करंट हमेशा पॉजिटिव से निकलेगा, कहाँ जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। तो करंट को किसने छोड़ा, पॉजिटिव ने, यानी कि किसने छोड़ा, एनोड ने। इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रॉन को किसने छोड़ा, कैथोड ने, ठीक है। ये चीज ध्यान रखनी है। Which tool is used for removing a taper shank drill from the socket? ठीक है ना, सॉकेट में से टेपर शैंक ड्रिल निकालने के लिए किस टूल का यूज करते हैं? क्या यूज करते हैं भी? ड्रिफ्ट दे रखा है क्या? ठीक है, याद रखोगे, इसका टूल वगैरह के बारे में स्पेशल आपको पढ़ना पड़ेगा भी, ठीक है। ये ड्रिफ्ट हमारे पास रहेगा। उसके बाद देखो, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग स्थायी मैग्नेट बनाने के लिए किया जाता है? स्थायी मैग्नेट बनाने के लिए हमारे पास किसका उपयोग करते हैं? एक तो हमारे पास क्या रहेगा, कोबाल्ट होता है ना, बिल्कुल कोबाल्ट यूज करते हैं। स्टील भी यूज करते हैं, कोबाल्ट स्टील बोल रखा है हमने। एल्निको भी मैंने बता रखा, तो इसका मतलब हमारे पास क्या रहेगा, सभी रहेगा। ये बस थोड़ा सा कंफ्यूजन करने के लिए दे रखा है, एल्निको भी, यहाँ पर प्लेटिनम कोबाल्ट, ये कंफ्यूजन के लिए, बस आप पॉइंट ध्यान रखो। स्टील दे रखा है तो यूज करेंगे, कोबाल्ट है, एल्निको है, ठीक है। परमानेंट मैग्नेट किसका टाइप होता है दीपक? परमानेंट मैग्नेट है, आर्टिफिशियल मैग्नेट का टाइप होता है ये, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो भी, नेक्स्ट हमारे पास किसी विद्युत उपकरण में विद्युत चुंबकीय द्वारा, ठीक है, हमारे पास क्या है, द सिंपल वे ऑफ वेरिंग द फ्लक्स प्रोड्यूस बाई एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्मूथली इन एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस, ठीक है। ऐसा हमारे पास कौन सा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिसके अंदर उत्पादित जो फ्लक्स है वो क्या रहेगा, आसानी से बदलाव का सरलतम तरीका होता है, फ्लक्स आसानी से चेंज हो जाता है। किसके अंदर रहेगा भी? इंक्रीज एंड डिक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल यूजिंग द एक्साइटेशन कॉइल विद द नंबर ऑफ टैपिंग, वेरिंग द करंट थ्रू द एक्साइटिंग कॉइल, और हमारे पास क्या रहेगा, वेरिंग द कोर पोजिशन। तो क्या मान रखा है इसका, सी आएगा। करंट बढ़ाएंगे तो फ्लक्स बढ़ जाएगा, करंट घटाएंगे तो फ्लक्स कम हो जाएगा, करंट पर ही डिपेंड करता है। मान लो हमारे पास कोई कॉइल है ये, ठीक है, इस कॉइल में हम करंट को फ्लो करवाएंगे तभी इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, मैग्नेटिक लाइनों को क्या बोलते हैं, फ्लक्स बोलते हैं। अब करंट हमने इसको नहीं दिया तो मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा क्या, नहीं बनेगा। तो मेन डिपेंड किस पर कर रहा है ये, करंट पर। तो इसका मतलब हमारे पास क्या रहेगा, वेरिंग द करंट, उत्तेजित कॉइल में करंट के बदलाव के कारण हमारे पास क्या होता है, फ्लक्स जो है उसमें भी बदलाव हो सकता है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखोगे, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट, सारे क्वेश्चन हैं, और मैं आपको बता दूं जो यूट्यूब पर जो क्लास देख रहे हैं, ये जो क्वेश्चन है ना, ये है यहां से शुरू किया हमने 1 नंबर से, ठीक है ना। इनकी जो आंसर किया वो अलग से दे रखी है लास्ट में, बिल्कुल। और ये जो हमारे पास अलग क्वेश्चन है 286 से, इनके आंसर इनके सामने दे रखे सभी के, ठीक है। कहीं आप लास्ट वाली आंसर की इनके साथ मैच करो, क्योंकि है डाउट, जैसे सुशील को डाउट था अभी। चलो नेक्स्ट देखो, और ये जो सॉल्यूशन चल रहा है वो चल रहा है अपना विद्युत धारा बुक का, ठीक है। विद्युत धारा बुक के लिए जो कंप्लीट सॉल्यूशन जो मैं करवा रहा हूँ आप सभी को, और ये जो बुक आप मंगवाओगे तो डायरेक्ट डिवाइन स्टडी ऐप से ऑर्डर कर सकते हो। चलो नेक्स्ट कितने नंबर है, 36 नंबर। 36 नंबर पढ़ो भाई, क्या कुछ दे रखा है, बढ़िया क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है आप सभी के लिए। तो
सेमीकंडक्टर डायोड कैन बी यूज्ड फॉर, सेमीकंडक्टर डायोड हमारे पास किसके लिए यूज करते हैं? सेमीकंडक्टर डायोड हाफ वेव रेक्टिफायर में यूज करेंगे, करते हैं भाई, फुल वेव में भी करते हैं, तो हाफ और फुल वेव दोनों में यूज करेंगे। लेकिन ये बताओ हाफ वेव में कितने डायोड यूज करते हैं? हाफ वेव में एक डायोड और फुल वेव में 2 और 4। डिपेंड क्या करेंगे, फुल वेव के अंदर अगर हमारे पास सेंटर टेप है तो होगा 2, ठीक है, और अगर हमारे पास ब्रिज रेक्टिफायर है तो कितना होगा? 4, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट भी है। चलो यहां तक बात क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट देखो भी, द ट्रांसफॉर्मर यूज्ड फॉर द स्टार्टिंग द हाई इंडक्शन मोटर, ठीक है, स्टार्टिंग द हाई इंडक्शन मोटर, उच्च प्रेरण मोटर को चलाने के लिए किस ट्रांसफॉर्मर का उपयोग किया जाता है? तो वो हमारे पास क्या रहेगा? ऑटो ट्रांसफॉर्मर। बस ऑटो ट्रांसफॉर्मर से क्या कर सकते हैं हम? हाई जो हमारे पास इंडक्शन मोटर है उसको हम चला सकते हैं। अब आप सभी को मैंने बता रखा है, ऑटो ट्रांसफॉर्मर के अंदर एक वाइंडिंग होती है। ऑटो ट्रांसफॉर्मर के अंदर जो हमारे पास कॉपर सेविंग है उसका फॉर्मूला क्या होता है? कॉपर सेविंग हमारे पास रहेगा 1/V², ठीक है, समानुपाती। उसके बाद नेक्स्ट देखो भी, मेगर देखिए बात, मेगर आप सभी को पता है, मेगर इज एन इंस्ट्रूमेंट मीन्स फॉर मेजरिंग। मेगर उपकरण से क्या मापा जाएगा? इंसुलेशन रेजिस्टेंस, और वो भी कौन सा? वेरी हाई, ठीक है, वेरी हाई इंसुलेशन रेजिस्टेंस मापने के लिए मेगर का यूज किया जाएगा, ठीक है। इसको मापने के लिए Q4 कॉइल, इसको मापने के लिए क्या यूज करेंगे? Q4 कॉइल मापने के लिए क्या यूज करेंगे? बताना अभी आप। यहां Q इलेक्ट्रोस्कोप थोड़ी है, ये चार्ज थोड़ी है। बताओ क्या किससे यूज करेंगे? चलो, द डोनर टाइप ऑफ इम्प्योरिटीज, ठीक है, ये सभी के लिए, वैसे आप बता दोगे लास्ट में और कमेंट में बता देंगे सारे। चलो देखो नेक्स्ट क्या दे रखा है? डोनर टाइप ऑफ इम्प्योरिटी। देखो दो हमारे पास होता है, एक तो होता है पी टाइप, ठीक है, एक होता है एन टाइप। पी टाइप क्या होता है? डोनर या एक्सेप्टर। देखो मैंने ये आपको ट्रिक बता रखी है, इसे बोलते हैं एक्सेप्टर, ठीक है, और इसे बोलते हैं हम क्या? डोनर। याद कैसे रखेंगे? एन है, इसमें एन नाम आया है, यहाँ पी है, यहाँ इसमें पी नाम आया है, याद हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास डोनर क्या होता है? एन देखना है आपको। अब डायरेक्ट एन तो नहीं लिखा, लेकिन एन के हमारे पास कौन कौन से मटेरियल है वो लिख दिए, ठीक है। तो अब आप सभी को बता रखा है जो एन टाइप मटेरियल है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट याद क्या रखना है? फास्फोरस को। कितनी बार क्वेश्चन आ गया ये, ठीक है, इससे पहले मैंने कई बार करवा दिया, ये फास्फोरस ही आंसर आता है उसका, ठीक है। एन टाइप के अंदर हमारे पास इम्प्योरिटी कौन सी होती है? एन टाइप के अंदर पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन बड़ा बढ़िया है भाई। आइडियली कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स, ठीक है, आइडियली हमारे पास है कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स की बात है। तो वोल्टेज सोर्स में रेजिस्टेंस क्या होगा? क्या होगा? ठीक है भाई, ओ नाम दिखाई दिया, हमारे पास क्या होगा? 0, ठीक है। कैपेसिटेंस की बात ही नहीं है। इन्फिनिटी किसका होता है? करंट का, करंट सोर्स का, ठीक है ना। आइडियल जो हमारे पास आइडियल करंट सोर्स होता है, ठीक है, एन नाम इसके अंदर है करंट के अंदर, तो इनफाइनाइट में भी क्या है? एन नाम है। वोल्टेज के अंदर ओ है, यहां ओ आएगा, तो 0 वाला सही होगा ये, ठीक है। जल्दबाजी में गलती हो जाती है, मुझे पता है इस चीज की, लेकिन गलती करनी नहीं है। तभी तो एक एक पॉइंट को कम से कम 50-100 बार तो बता दिया होगा, और अपने आप याद हो जाता है, तो याद करने की जरूरत ही नहीं है, बस क्लास देखते रहो चाहे। पावर फैक्टर ऑफ एन एसी सर्किट, ठीक है, इज इक्वल टू, पावर फैक्टर आप सभी को पता है भी क्या होता है? वोल्टेज और करंट के बीच के एंगल को क्या बोलते हैं?
पावर फैक्टर हमारे पास क्या रहेगा, कोसाइन एंगल रहता है पावर फैक्टर, कोसाइन एंगल ऑफ बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, ठीक है, ये हमारे पास सही होगा। बाकी यहां देखें तो यहां उल्टा लिख रखा है, यहां हमारे पास R बटा Z होना था, यहां भी उल्टा लिख रखा है, यहां हमारे पास रियल पावर बटा एपरेंट पावर होना था। पावर फैक्टर हाईएस्ट कितना हो सकता है, 1 हो सकता है भाई, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंटेनेंस फ्री बैटरी, ठीक है ना, इनमें हमारे पास मेंटेनेंस फ्री कौन सी नहीं होती, लेड एसिड बैटरी है, इसकी मेंटेनेंस ज्यादा करनी पड़ती है हमें, ठीक है। जो निकल कैडमियम है, निकल आयरन है, एल्केलाइन मैग्नीज बैटरी है, ये सारी क्या होती है हमारे पास मेंटेनेंस फ्री, और इन सभी बैटरी को हमारे पास क्या बोलते हैं, ये होती है एल्केलाइन, ठीक है ना, एल्केलाइन बैटरी होती है। और इन एल्केलाइन बैटरी के अंदर जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट होता है वो क्या यूज करते हैं, KOH, लगभग बोला गया 21% हमारे पास इसमें KOH होता है ये, ठीक है। चलो जी, यहां तक बात होगी, सारी बातें क्लियर। चले आगे, उसके बाद देखो, इन विच टाइप ऑफ DC मशीन पोल इज रेजिडुअल मैग्नेटिज्म नेसेसरी, DC मशीन के अंदर रेजिडुअल मैग्नेटिज्म हमारे पास किसके अंदर जरूरत है, ठीक है। देखो मैंने आपको स्पेशल पॉइंट लिखा रखा, ये मोटर तो वैसे ही कट हो गया, ऑप्शन कट करो। सेपरेटली के अंदर एक्साइट किससे करते हैं, सेपरेटली के अंदर अलग से एक्साइट करते हैं किसी DC सोर्स के द्वारा, तो ये ऑप्शन भी कट है, इसे एक्साइट करने की जरूरत नहीं है, अपने आप रेजिडुअल मैग्नेटिज्म बना लेगा ये। परमानेंट मैग्नेट में हमारे पास, उसमें परमानेंट मैग्नेट पहले से लगी हुई है, तो उसमें तो हमारे पास चुंबकत्व पहले से मौजूद होगा, ठीक है, तो ये भी कट। बचेगा क्या, शंट जनरेटर। शंट जनरेटर में हमारे पास क्या होना चाहिए, शंट जनरेटर के अंदर रेजिडुअल मैग्नेटिज्म क्या होता है, अवशिष्ट चुंबकत्व होना चाहिए, ठीक है। और रेजिडुअल मैग्नेटिज्म हमारे पास होगा तभी शंट जनरेटर क्या करेगा, EMF पैदा करता है, ठीक है ना। और ये मैंने आप सभी को बता रखा है, अगर RC का मान ज्यादा किससे, RF से, तब क्या होगा, EMF बनेगा, ठीक है ना। RC का मान ज्यादा RF से, तब हमारे पास EMF क्या है, बनेगा। और हमारे पास अगर RC का मान कम हो जाए RF से, तो EMF हमारे पास क्या होगा, EMF नहीं बनेगा, ठीक है, ये चीज ध्यान रखोगे। RC से मैंने याद करवा रखा है अभी, क्रिटिकल रेजिस्टेंस, फील्ड रेजिस्टेंस, ठीक है। चलो उसके बाद ये देखो सिंपल सा पॉइंट दे रखा है अभी, द इलेक्ट्रॉनिक्स इज द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग विच डील विद द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू, ठीक है। इलेक्ट्रॉन किस में से चलता है हमारे पास, जो इलेक्ट्रॉनिक्स की ब्रांच है, ठीक है, वो डील करती है इलेक्ट्रॉन के साथ। तो इलेक्ट्रॉन हमारे पास किस में से चलता है, गैस में से, सेमीकंडक्टर, वैक्यूम, या फिर ऑल ऑफ दीज, ठीक है। तो इसका हमारे पास क्या दे रखा है, ऑल ऑफ दीज दे रखा है ना, ठीक है। तो इसमें हमारे पास सारा आएगा, गैस में भी फ्लो हो सकता है, बिल्कुल होता है, वैक्यूम ट्यूब नहीं होती, वैक्यूम ट्यूब यूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। सबसे पहला जो हमारे पास कंप्यूटर है उसमें क्या था, वैक्यूम ट्यूब भी है, वैक्यूम ट्यूब भी एक इलेक्ट्रॉनिक्स का ही पार्ट है। वैक्यूम ट्यूब को मॉडिफाई करके ट्रांजिस्टर बनाया गया है, ठीक है, विलियम शोकली ने, याद होगा। चलो यहां तक बात क्लियर। उसके बाद देखो नेक्स्ट, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, ठीक है, यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड गिव्स। हमारे पास क्या होता है, कॉपर सल्फेट को CuSO4, ठीक है, ये हमने कॉपर सल्फेट एक क्या यूज कर रखा है, इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रखा है, ठीक है ना। इसमें पूछा गया है कॉपर इलेक्ट्रोड हमारे पास क्या प्रदान करेगा, ये बोल रखा है। तो कॉपर एट कैथोड, ऑक्सीजन एट एनोड, तो कॉपर किस पे होगा फिर, कॉपर एट एनोड, ऑक्सीजन एट कैथोड, ठीक है। कॉपर एट कैथोड, एनोड डिजोल्व टू गिव कॉपर, हाइड्रोजन एट कैथोड एंड ऑक्सीजन एट एनोड। क्या दे रखा है इसका, ठीक है। देखो मेन हमारे पास क्या रहेगा, जो हमने एक इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रखा है, उस इलेक्ट्रोलाइट का नाम क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट का नाम है COSO4,
ठीक है, कॉपर सल्फेट। इस कॉपर सल्फेट में क्या होगा, कॉपर एट कैथोड, ठीक है, कॉपर तो हो जाएगा कैथोड पर, लेकिन जो हमारे पास एनोड है डिजोल्व टू गिव कॉपर, ठीक है, एनोड हमारे पास क्या करेगा, एनोड घुलकर कॉपर देते हैं, ठीक है, एनोड क्या है, खुद घुलकर क्या करेगा, कॉपर प्रदान करेगा, कॉपर दे देगा। फिर मेन चीज ध्यान क्या रखनी है, कैथोड पर तो कॉपर होगा, क्योंकि जो भी हम बनाते हैं, ठीक है, ये हमारे पास बैटरी है, सेल है, सेल के अंदर क्या रहेगा, एक तो हमारे पास एनोड होगा, एक हमारे पास क्या होता है, कैथोड होता है, ठीक है। अब क्या दे रखा है, जो हमने घोल यूज कर रखा है, वो घोल कौन सा है, CuSO4 हमने घोल यूज कर रखा है। तो इसमें हमारे पास मेन पॉइंट क्या ध्यान रखेंगे, जो कॉपर है वो तो कहाँ जाएगा हमारे पास, जो कैथोड है वो किसका हमारे पास रहेगा, कॉपर का, ठीक है। उसके बाद एनोड जो होगा, एनोड, एनोड क्या करेगा, एनोड घुलकर कॉपर देते हैं, फिर एनोड खुद घुलकर क्या करेंगे, कॉपर दे देंगे इसको, ठीक है। ये आप ध्यान रखोगे भी, बैटरी के चैप्टर से भी कई क्वेश्चन आए हुए हैं ऐसे के पेपर के अंदर, ये ऐसे का पेपर चल रहा है ना, शिफ्ट अटेंडेंट का पेपर है ये, इसमें भी बैटरी के चैप्टर से कई क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन दे रखे हैं सारे, है थोड़े से डाउट वाले भी है। चलो देखो, जब ट्रांजिस्टर का उपयोग स्विच के रूप में किया जाता है तो टर्मिनल कौन से हमारे पास ऑन ऑफ स्विच के समान होता है। ये क्वेश्चन पहले भी हमने किया, एक बार किया ना, पहले ये कर रखा है पहले भी हमने। व्हेन द ट्रांजिस्टर इज यूज्ड एज स्विच, स्विच के रूप में ट्रांजिस्टर को हम कब यूज करते हैं, द टर्मिनल दैट कोरेस्पॉन्ड टू ऑन ऑफ स्विच टर्मिनल, ठीक है। अब देखो मेन बात, बेस तो कट हो जाएगा, बेस कट हो जाएगा, बेस कट हो जाएगा। क्या दे रखा है इसका आंसर, ये दे रखा है ना, बस। तो सबसे आसान पॉइंट ये हो गया ना। कैसे देखो, अगर थोड़ा सा आपको याद हो, ये हमारे पास एमीटर, ये बेस, और ये क्या होता है, कलेक्टर, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या होता है कि इस जंक्शन को क्या बोलते हैं, एमीटर जंक्शन, इस साइड के, इस साइड जंक्शन को क्या बोलेंगे, कलेक्टर जंक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, इस ट्रांजिस्टर को पीएनपी है मान लो, इसे स्विच की तरह यूज करना है, इसमें करंट फ्लो करवाना है। तो पहला कनेक्शन कौन सा करेंगे, पहला कनेक्शन कौन सा करेंगे, एमीटर को किस में जोड़ेंगे, पहले कनेक्शन को फॉरवर्ड बनाए या रिवर्स बनाए, फॉरवर्ड में बनाते हैं, ठीक है ना। फॉरवर्ड में बनाने के लिए पी को पी के साथ और एन को एन के साथ, यहां हमारे पास क्या रहेगा, एन को एन के साथ नेगेटिव को, और पॉजिटिव को हमारे पास क्या रहेगा, पॉजिटिव के साथ, ठीक है। तो ये फॉरवर्ड बाइस और ये भी हमारे पास क्या रहेगा, फॉरवर्ड बाइस। अब ट्रांजिस्टर किसकी तरह काम कर रहा है, ये तो सैचुरेशन हो गया, उल्टा बनाना पड़ेगा, यहां उल्टा कर दो, नेगेटिव को पॉजिटिव, पॉजिटिव को नेगेटिव, ठीक है। अब ये हो गया रिवर्स बाइस, ठीक है। अब ये किसकी तरह काम करेगा, स्विच की तरह काम करेगा, ऑन स्विच की तरह, ठीक है। अगर मान लो हम क्या करें, हमने यहां पर इसको चेंज कर दिया, ठीक है, इसको चेंज किया हमने, यहां हमें करना है रिवर्स बाइस, तो पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ, नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ, यहां करना है फॉरवर्ड बाइस, नेगेटिव को किसके साथ, नेगेटिव के साथ, पॉजिटिव को किसके साथ, पॉजिटिव के साथ। तो ये हो गया फॉरवर्ड बाइस। अब रिवर्स तरह काम कर रहा है हमारे पास, इन्वर्टेड स्विच की तरह, तो है तो स्विच की तरह। हमने किन को छेड़ा है, सिर्फ एमीटर को और कलेक्टर को, बेस का कोई रोल नहीं होता इसके अंदर। यही बोलते हैं एमीटर जंक्शन को करो रिवर्स बाइस, कलेक्टर जंक्शन को करो फॉरवर्ड बाइस, तब स्विच की तरह काम करता है। तो हमारे पास बेस तो ऑप्शन वैसे ही कट होगा, तीनों में से बचेगा क्या, सिर्फ कलेक्टर और एमीटर को हमने छेड़ना है, ठीक है। तो इसलिए क्या रहेगा, ए ऑप्शन होगा। उसके बाद देखो भी, द सेमीकंडक्टर आर रिप्लेसिंग इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब बिकॉज दे आर, ठीक है। सेमीकंडक्टर हमारे पास अर्धचालक है, ट्यूब की जगह ले रहे हैं क्योंकि वे क्या होते हैं भी, लाइट इन वेट, स्मॉलर इन साइज, लॉन्गर इन लाइफ एंड ग्रेटर इन, ऑल ऑफ दी दे रखा है।
ठीक है। तो हमारे पास अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक्स ट्यूब जो होती है किस जगह ले रहे हैं, क्योंकि वे हमारे पास क्या रहेंगे, लाइट वेट में होता है, स्मॉलर साइज में होता है। देखो आपने कंप्यूटर पढ़ रखा है, कंप्यूटर में पढ़ा होगा भी, पहले सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट जनरेशन है, उसमें वैक्यूम ट्यूब हमने यूज किया था। उस वैक्यूम ट्यूब का जो साइज है वो पूरे कमरे के जितना हमारे पास साइज था। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, ट्रांजिस्टर आया, फिर हमारे पास आईसी बना, तो धीरे धीरे साइज भी कम होने लगा फिर, ठीक है ना। ये चीज हम यूज कर रहे हैं इसमें। चलो नेक्स्ट देखो क्या रहेगा इसके अंदर। अगला पॉइंट हमारे पास दे रखा है, विद्युत उपकरण अथवा स्थापनाओं पर आग लगने पर किस तरह के अग्निशामक का हमारे पास प्रयोग करते हैं। तो ये आप सभी को पता है, हेलोन टाइप का हम यूज करते हैं, ठीक है। चलो अभी थोड़ी स्पीड खींच दे हैं? क्या हो गया, कम चल रही स्पीड, बहुत कम है। अच्छा तो डिटेल ना बताएं फिर तो। घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बना होता है जिनका हमारे पास क्या होता है। अब देखो पॉइंट ये फ्यूज का क्लियर हो गया, वो टेंशन ना लो, वो तो चलो बाद 10 दिन बाद हो जाएगा, फिर क्या है, ठीक है। पेपर की बात टेंशन ना लो, पेपर अगर 10 दिन बाद भी हो गया तो फिर क्या दिक्कत है फिर, ठीक है। तैयारी तो हो रही है, बढ़िया चीज तो पक्की हो रही है सारी है। चलो देखो हमारे पास क्या है, फ्यूज की बात मैंने आपको सारी बात बता दी भी। लो हमारे पास क्या होना चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट लो, हमारे पास रजिस्टिविटी, रजिस्टेंस हमारे पास कम होना चाहिए क्या, बिल्कुल भी नहीं, हाई होना चाहिए। मेल्टिंग पॉइंट कम होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, हमारे पास क्या होगा, लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। तो हमारे पास फ्यूज के लिए ये सही रहेगा। कंडक्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारे पास ज्यादा होनी चाहिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, फॉल्स कौन सी है। एमीटर इज कनेक्टेड सीरीज, सही बात है, एमीटर को तो सीरीज में जोड़ते हैं। उसके बाद हमारे पास वोल्टमीटर को हम किसके साथ जोड़ेंगे, अक्रॉस द लोड, ये बात भी ठीक है। और रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिक्रीज विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये गलत बात है भाई, ठीक है। क्योंकि आप सभी को पता है कंडक्टर का तापक गुणांक क्या होता है, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या रहेगा, रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो हमारे पास तापमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है, ना कि कम होगा। यहां पर दे रखा है भी कम करेंगे तो हमारे पास बढ़ जाएगा, तो ऐसा कोई मतलब नहीं है, ये होता है इंसुलेटर के अंदर, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट, अब ये एक पेपर और है, शिफ्ट अटेंडेंट का ही है, और ये है इवनिंग का, वो था पहले वाला मॉर्निंग का, ठीक है ना। इसमें देखो भी क्या पॉइंट है, 51 नंबर में पेपर है ना सारे इसमें, ठीक है। देखो निम्नांकित में से किसे धातु रेक्टिफायर कहा जाता है। मेटल हमारे पास रेक्टिफायर किसे बोलेंगे, ये बोल रखा है। तो गैस तो मेटल है नहीं, सिलिकॉन मेटल नहीं है, मेन क्या रहेगा, कॉपर, बस कॉपर ऑक्साइड मेटल है, ठीक है। सिलिकॉन वाला सेमीकंडक्टर रहेगा। उसके बाद क्या दे रखा है हमारे पास, व्हाट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू साउंड एनर्जी इन लाउड स्पीकर, ठीक है। लाउड स्पीकर के अंदर हमारे पास जो कौन सी एनर्जी होती है उसको साउंड एनर्जी में चेंज करते हैं, तो वो हमारे पास क्या होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को चेंज करते हैं। द मैट्रिक यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी की बात है, ठीक है ना। मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी को किससे लिखते हैं बताओ पहले तो, एच से, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी को एच से लिखते हैं, जिसकी हमारे पास मीट्रिक इकाई क्या होगी, ओरेस्टेड होती है, याद रखना, ठीक है। वेबर किसकी इकाई है, फ्लक्स की। टेस्ला किसकी इकाई है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की। गॉस किसकी इकाई है, मैग्नेटिक फ्लक्स की सीजीएस इकाई होती है, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की सीजीएस इकाई होती है गॉस। ओके, सारे पॉइंट क्लियर करवा दिए। मैग्नेटाइजेशन फ्लक्स किसने बोला फोर्स, फोर्स, हाँ फोर्स, एक ही बात है, ठीक है। मैग्नेटाइजेशन फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, और एक क्या लिख रखा है यहां पर, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, सारी चीजें एक ही है ये, ठीक है ना। ओरेस्टेड है, एच को ही बोलते हैं सभी,
है? हाँ, NI बटेल ATM आप सभी ने याद कर रखा है। CGS इकाई बोलते हैं वैसे तो, ठीक है ना, मैट्रिक बोल रखा है इसके अंदर। उस नियम के प्रतिपादक कौन है जिसके अनुसार EMF और करंट हमेशा इसका उत्पादन करने वाले कारण विरोध करता है? विरोध की बात आए तो कौन सा आएगा? लेंज का नियम आएगा बस, ठीक है ना। लेंज का नियम आप सभी को पता है। सिंगल फेज हमारे पास मोटर परफॉर्म बेटर पावर फैक्टर, ये बढ़िया क्वेश्चन है, पेपर में आया भी हुआ है ये, ठीक है ना। तो इसमें क्या मान रखा है अभी? इसमें हमारे पास माना हुआ है, देखो इसमें हमारे पास कैपेसिटर रन मोटर मान रखा है अभी, ठीक है। सबसे बढ़िया माना हुआ है कई बार यूनिवर्सल मोटर का भी, ठीक है ना। यूनिवर्सल मोटर का पावर फैक्टर बढ़िया, पावर फैक्टर है टॉर्क है। अच्छा पावर फैक्टर की बात है फिर तो गड़बड़ है इसमें, फिर तो हमारे पास ये ठीक आएगा। टॉर्क होता तो बात करते हैं हम। अगर ये बोल देना बढ़िया टॉर्क किसका है, ठीक है, तो हम बोलते हैं यूनिवर्सल मोटर का, ओके। क्योंकि यूनिवर्सल मोटर के अंदर क्या है, एकदम बटन दबाया और फुल स्पीड से चलती है हमारे पास, ठीक है ना। किसका उत्तर भी है ना? 55 का डी उत्तर सही है, कैपेसिटर रन मोटर आएगा। हाँ कोई गलत है वो तभी तो मैं सही करवा रहा हूं। हाँ जी, तो उसका आता फिर, अगर ये लिखा होता ऑप्शन में हमारे पास, ये तो एक ही बात है, कैपेसिटर रन को ही बोलते हैं परमानेंट, कैपेसिटर स्टार्ट और एक लिखते कैपेसिटर रन, ठीक है। तो इससे भी बढ़िया इसका है पावर फैक्टर, ठीक है ना, इसका इससे भी बढ़िया रहेगा फिर, ओके। कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर का, ठीक है ना, यूनिटी के नजदीक बोल सकते हैं, वैसे होता नहीं है, यूनिटी के नजदीक बोलते हैं। इंडक्शन मोटर का हमारे पास जो परिचालन सिद्धांत है वो किस पर आधारित होता है अभी? इंडक्शन मोटर का परिचालन सिद्धांत हमारे पास फैराडे के लॉ पर नहीं, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, हाँ ठीक है, ये भी आएगा इसका। इंडक्शन मोटर है, इसका जो हमारे पास सिद्धांत है वो किस में होता है? रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ठीक है। देखो 3 फेज मोटर है उसमें तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, और जो सिंगल फेज है उसमें डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी, ठीक है। और डीसी मोटर मैंने आपको बता रखा है, डीसी मोटर जो होती है ना, डीसी मोटर, उसके चलने का सिद्धांत क्या होता है? लॉरेंट्ज, ठीक है ना, लॉरेंट्ज लॉ पर चलती है ये, ध्यान रखना पॉइंट ये। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट क्या भी, किसी पदार्थ की सतह से इलेक्ट्रॉनों का विमोचन क्या कहलाता है? लाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए सबस्टांस, उसको हम क्या कहेंगे? बॉम्बार्डमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसमें क्या दे रखा है? इलेक्ट्रॉन इमिशन, छोड़ना भाई, ठीक है, यही बात है, सेम बात पहले हमने कर रखा है ना, कि लाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सरफेस ऑफ ए सबस्टांस, किसी पदार्थ की सतह से इलेक्ट्रॉन का विमोचन होना, छोड़ना, तो वो इमिशन होता है हमारे पास, ठीक है, ओके, क्लियर है ये बातें। उसके बाद एक्सटर्नली द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ट्रेवल, एक्सटर्नली यानी बाहरी रूप से, बाहरी तो आप सभी को पता है नॉर्थ से लेकर कहां जाएगी? साउथ में। अगर इंटरनल बात होती तो साउथ से नॉर्थ, ठीक है। जो हमारे पास मैग्नेट होगी नॉर्थ से साउथ, बाहरी लाइन में ये जाएगा, इंटरनल हमारे पास क्या है? इस तरह से जाएगी, ठीक है। उसके बाद आइडियल करंट सोर्स, ये आ गया ना पर्सन, देखो करंट लिखा तो करंट आप देखोगे क्या? इन्फिनिटी, एन नाम देखना में, वोल्टेज होता तो क्या करते? 0। सोल्डरिंग की बिट आप सभी को बता रखा है अभी, सोल्डरिंग की बिट हमारे पास किसकी बनाते हैं? सोल्डरिंग की बिट बनाते हैं कॉपर की, ठीक है, ये चीज ध्यान रखोगे। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर फायर, ठीक है, आग लगाने के लिए कौन सा हमारे पास इसमें कारण नहीं है, पूछ रखा है, ठीक है। गलत फ्यूज रेटिंग, लूज कनेक्शन, डैमेज इंसुलेशन बिटवीन, रिवर्स कनेक्शन ऑफ, रिवर्स कनेक्शन से आग थोड़ी लगेगी, उल्टी चलने लगेगी मोटर, ये तीनों हमारे पास आग लगने के कारण है, और ये कोई कारण नहीं आग लगने का, ठीक है।
वैसे आग के लिए आप सभी को मैंने बता रखा है 3 हमारे पास पॉइंट कौन कौन से होते हैं। एक तो हमारे पास क्या रहेगा, सबसे इंपॉर्टेंट है फ्यूल, एक हमारे पास हीट, ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो आग कभी नहीं लगा सकते आप, ठीक है, ऑक्सीजन जरूरी है। उसके बाद ये सभी को आता ही होगा, देखो फ्रीक्वेंसी निकालनी है, 8 पोल है तो F बराबर क्या होता है हमारे पास NS गुणा में क्या रहेगा P बटा में क्या होगा 120। NS कितना दे रखा है, NS हमारे पास है 600, ठीक है। P कितना है, P हमारे पास 8 है, 120 0 0 4 दूनी 8 4 3 12 3 दूनी 6 2 दूनी 4, यानी कि हमारे पास कितना आएगा 40 हर्ट्ज आ जाएगा ये, ठीक है। समझ में आया क्या नहीं आया, ज्यादा जल्दी करवा दिया, यह आसान था वैसे तो। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन फ्रॉम AC इंटू DC, AC DC को चेंज करने के लिए क्या बोलते हैं, रेक्टिफिकेशन। बस आसान है। रेक्टिफायर क्या करता है, AC सप्लाई को DC सप्लाई में चेंज करता है, और DC को AC में चेंज करने के लिए इन्वर्टर, ठीक है, ये चीज ध्यान रखोगे। उसके बाद फिक्स DC को वेरिएबल DC में चेंज करने के लिए चॉपर, फिक्स्ड AC को वेरिएबल AC में चेंज करने के लिए साइक्लो कन्वर्टर। क्लास तो चल रही है ना। चलो देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या दे रखा है अभी, टर्मिनल के निकट वाले छोटे तारों और केबलों को काटने के लिए आमतौर पर किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो किस उपकरण का प्रयोग करेंगे, कॉम्बिनेशन प्लायर का, ठीक है, या डायगोनल प्लायर का। छोटे तारों को, हाँ ठीक है अभी, छोटे तारों और केबलों को काटने के लिए हमारे पास क्या होता है, डायगोनल प्लायर। एक बार चेक कर लेना भी गलती ना हो, ठीक है, डायगोनल प्लायर हमारे पास सही रहेगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ अभी, सीसा एसिड यानी कि लेड एसिड बैटरी में एडवांटेज क्या रहेगी, फ्री फ्रॉम मेंटेनेंस, ठीक है, लेस मेंटेनेंस होती है इसके अंदर। पर्सन आप ध्यान से पढ़ोगे कि निकल आयरन जो सेल है उसकी एडवांटेज क्या होती है, किसके ऊपर, लेड एसिड सेल पर। निकल आयरन सेल की जो हमारे पास मेंटेनेंस है वो कम करते हैं, इसकी मेंटेनेंस ज्यादा है। यही सेम क्वेश्चन पिछले पेपर में था मॉर्निंग वाले में, इसमें घुमाकर पूछ लिया बस। चलो नेक्स्ट देखो, ये प्रश्न बड़ा बढ़िया है, एग्जाम में पूरी संभावना है पेपर में आने की, ठीक है। सेंसिटिविटी ऑफ वोल्ट मीटर, ठीक है, वोल्ट मीटर की सेंसिटिविटी किसमें एक्सप्रेस कर सकते हैं ये पूछा गया है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या रहेगा, ओम बटे वोल्ट के अंदर हम एक्सप्रेस करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, Which type of resistor is used for over voltage protection? ओवर वोल्टेज हमारे पास प्रोटेक्शन के लिए कौन से टाइप का रजिस्टर इसके अंदर यूज कर रखा है अभी, सेंसिस्टर या वेरिएस्टर है, एक बार चेक करो। बाकी ये तो तापमान पर संबंधित होता है, ठीक है, हाँ वेरिएस्टर वोल्टेज पे रहेगा। लाइट डिपेंडेंट LDR हो गया, थर्मिस्टर तापमान पे हो गया, ये भी तापमान से संबंधित ही होता है फिर, ठीक है ना, दोनों, हाँ टेम्परेचर पर दोनों हमारे पास। ये वेरिएस्टर क्या रहेगा, वोल्टेज पर, जो हमने बता रखा है VDR, वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टेंस, ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी बढ़िया है, एग्जाम में आने की संभावनाएं है। अगला देखो, वह सर्किट ब्रेकर क्या कहलाता है जिसमें सर्विस करने लायक कोई पुर्जा नहीं होता। तो वो तो MCB को कभी आप रिपेयर ही नहीं कर सकते, ठीक है। MCB मैंने आप सभी को बता रखी है अभी। MCB अगर हमारे पास L टाइप MCB है, L सीरीज की, तो कहाँ यूज करेंगे, L सीरीज के लिए, L सीरीज यूज करते हैं रजिस्टिव लोड के लिए, ठीक है। उसके बाद G सीरीज की MCB हमारे पास क्या रहेगी, ये रहेगी इंडक्टिव लोड के लिए, ठीक है, याद रखना पॉइंट ये। उसके बाद नेक्स्ट देखो भाई, द टाइप ऑफ स्लॉट यूज्ड इन आर्मेचर ऑफ हाई वोल्टेज DC मोटर। कौन से टाइप हमारे पास स्लॉट होते हैं,
डॉवेल टाइप रहेंगे, ठीक है ना। ओपन टाइप होगा और डॉवेल, यानी कि डॉवेल के साथ खुले प्रकार के, ठीक है, ये चीज ध्यान रखोगे। उसके बाद पीटीसी आप सभी को पता है अभी, पीटीसी रजिस्टर इज कॉल्ड पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है ना। अब पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट कौन सा होगा इसके अंदर, ये हमारे पास सेंसिस्टर होगा फिर, ठीक है। अभी मैंने बताया था वेरिएस्टर वोल्टेज पर डिपेंड करेगा, एलडीआर हमारे पास लाइट पर डिपेंड करता है, दोनों ऑप्शन तो कट हो गए, ठीक है। थर्मिस्टर है तापमान पर, लेकिन मेन हमारे पास सेंसिस्टर जो रहेगा वो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है, उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। समझ गए बात। उसके बाद देखो पैसिव कंपोनेंट आप सभी को कितनी बार हमने कर लिया, पैसिव हमारे पास क्या होता है, नहीं पूछ रखा है भाई, नहीं तो फिर हमारे पास ये आएगा, ठीक है, ये आप ध्यान रखोगे। नहीं तो हमारे पास ट्रांजिस्टर होगा, RCL हमारे पास ये क्या है, पैसिव कंपोनेंट होते हैं, एक ट्रांसफॉर्मर। उसके बाद नेक्स्ट क्या दे रखा है अभी, व्हाट टाइप कोर इज यूज्ड इन ट्रांसफॉर्मर डिजाइन टू हाई फ्रीक्वेंसी के लिए स्पेशल बता रखा है मैंने, एयर कोर, ठीक है, एयर कोर, या फिर हमारे पास क्या होगा, या फिर हमारे पास होगी फेराइट कोर, ठीक है। दोनों हम यूज करते हैं किसके लिए, हाई फ्रीक्वेंसी के लिए। क्लियर बात यहां तक, ठीक है। फेराइट कोर और एयर कोर को हाई फ्रीक्वेंसी के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना। जितनी ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी उतना ही ट्रांसफॉर्मर का साइज कम। डीसी जनरेटर का आर्मेचर क्यों लेपित किया जाता है, ये आप सभी को पता है। लैप क्यों करते हैं, एडी करंट लॉस को कम करने के लिए, और सिलिकॉन स्टील क्यों यूज करते हैं, हिस्टेरिसिस लॉस को कम करने के लिए, ठीक है। उसके बाद गैस डिस्चार्ज लैंप टेक सम टाइम इन इल्यूमिनेशन फुली, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंप टेक कंपैरेटिवली मोर टाइम इल्यूमिनेशन फुली। ऐसा हमारे पास कौन सा लैंप होगा, सोडियम वेपर लैंप। मतलब क्या हुआ इस पर्सन का, कि जो हमारे पास गैस डिस्चार्ज लैंप है वो थोड़ा सा टाइम लेते हैं पूरा हमारे पास ऑन होने में या पूरा ग्लो होने में। इसी तरह से इनमें से कौन सा लैंप होगा तो पूरा ग्लो होने में टाइम लेता है, तो ये हमारे पास सोडियम वेपर लैंप है ना, जो क्या होता है स्टार्टिंग में इसका कलर क्या होता है, स्टार्टिंग में होता है पिंक कलर का, ठीक है ना, हल्का पिंक या व्हाइट भी लिख सकते हो। जैसे ही हमारे पास क्या होगा 10 से 15 मिनट बाद पूरा ग्लो होने के बाद ये क्या हो जाएगा, हमारे पास येलो कलर दिखाएगा, ठीक है ना। पिंक नॉर्मली मानते हैं भी, ठीक है ना, पिंक मानते हैं, हल्का पिंक या व्हाइट बोल सकते हो आप। वो ये नहीं था, वो तो कार्बन का था, कार्बन फिलामेंट लैंप था वो। चलो यहां तक क्लियर बातें। उसके बाद एमीटर इज जनरली कॉल्ड, अब फिर एमीटर की बात आ गई भी, ठीक है। एमीटर हमारे पास इलेक्ट्रॉन को छोड़ने वाला, अब इलेक्ट्रॉन को कौन छोड़ेगा, ये हमारे पास क्या है, कैथोड। कई बार कर लिया पॉइंट ये कवर, ठीक है। उसके बाद द कनेक्शन ऑफ जेनर डायोड इन सर्किट इज ऑलवेज हमारे पास कनेक्शन किस में करते हैं, इसका रिवर्स बाइस में करते हैं, पैरेलल में होता है वैसे तो। जेनर डायोड इन सर्किट एज ऑलवेज काम करता है रिवर्स बाइस पे और कनेक्शन होगा पैरेलल में, ठीक है। चिंतन क्या दे रखा है वैसे, डी है, ठीक है, भी पैरेलल ही होगा। सर्किट में कनेक्शन करेंगे तो होगा पैरेलल में, और जेनर डायोड काम करता है किस पर, रिवर्स बाइस पर, ठीक है। वैसे वोल्टेज रेगुलेटर भी बोलते हैं इसे। ये आप सभी को कई बार बता दिया मैंने। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ सब्सटेंस डिपेंड किस पर करेगी, हमारे पास इसकी सामग्री के प्रकार पर, ठीक है ना, बिल्कुल भी नहीं आएगा। आप सभी को पूछ रखा है रो की बात है इसमें, रो, ठीक है ना। आर बराबर क्या होता है, रो एल बटा ए। यहां पर रो क्या होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस,
ये सिर्फ पदार्थ की सामग्री और हमारे पास क्या होता है तापमान, इन दोनों पर ही निर्भर करता है बस। ठीक है, अगर रेजिस्टेंस की बात आए पूरे रेजिस्टेंस की तो ये इन सभी पर निर्भर करेगा और अलग तापमान भी आएगा फिर। ठीक है, इसमें लंबाई क्रॉस सेक्शन नहीं आएगा, सिर्फ काइंड ऑफ मटेरियल, किस चीज का मटेरियल बना हुआ है उस पर ही निर्भर करेगा। द एलिमेंट यूज्ड फॉर मेकिंग सोलर सेल किसका बनाते हैं? सोलर सेल हमारे पास सिलिकॉन का। ठीक है, ज्यादा यूज करते हैं सिलिकॉन से क्योंकि तापमान बढ़िया सहन कर सकता है ये फिर हमारे पास देखो, impurity in an electrolyte can cause an internal short circuit condition called, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हमारे पास होगा, कौन सी impurity होगी वो? लोकल एक्शन। क्या दे रखा है अभी? ठीक है, फिर तो हमारे पास क्या है, impurity जो होती है इलेक्ट्रोलाइट अशुद्धियों से होने वाले आंतरिक शॉर्ट सर्किट स्थिति क्या कहलाती है? ठीक है, आंतरिक हमारे पास जो स्थिति है उसे क्या बोलेंगे? लोकल एक्शन। ठीक है, लोकल एक्शन सही रहेगा, इसके कारण हमारे पास क्या है, आंतरिक कोई शॉर्ट सर्किट हो सकता है अगर इम्प्योरिटी ज्यादा हो तो। इस इम्प्योरिटी को दूर करने के लिए हाँ जिंक पर पारे की परत चढ़ाना, उसे बोलते हैं अमलगेशन अमलगमेशन, अजीब सा नाम है भाई। हाँ फर्क तो है इस चीज का। चलो, एक कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ, ये आया है भी जेई इलेक्ट्रिकल का है 2018 का। ठीक है, जो अपने लेवल के सारे क्वेश्चन है वो सारे कवर करेंगे इसमें। कैपेसिटर के अंदर क्या क्या चीज होती है? कैपेसिटर में हमारे पास कंडक्टर सेपरेट बाय इंसुलेटर। ठीक है, जो कैपेसिटर है उसमें दो प्लेट होती है जो कंडक्टर होती है, बीच में क्या होता है, इसके बीच में होता है परावैद्युत मटेरियल जिसे इंसुलेटर बोलते हैं। किरचॉफ्स करंट लॉ इज एप्लीकेबल। किरचॉफ्स करंट लॉ कहां एप्लीकेबल होता है? जंक्शन पर। लूप में तो कौन सा होगा? केवीएल। ठीक है, मैक्सवेल लूप करंट मेथड सॉल्विंग द इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। लूप की बात है तो हमारे पास क्या आएगा इसमें? आंसर क्या दे रखा है इसका? सी। वैसे ही कर सकते हैं इसको में। लूप की बात आएगी, लूप हमारे पास किस में लगता है? केवीएल के केसीएल के अंदर, केवीएल के अंदर सॉरी। लूप हमारे पास किस में होगा? केवीएल के अंदर ही लगता है, बस डायरेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद विच इज नॉट द मेथड ऑफ इंप्रूविंग स्ट्रिंग एफिशिएंसी। ठीक है, ये भी वैसे कर सकते हो आप। हमारे पास स्ट्रिंग एफिशिएंसी को इंप्रूव करने के लिए इनमें से कौन सा मेथड नहीं है, ये बोल रखा है अभी। कौन सा दे रखा है इसका? ठीक है, इसमें हमारे पास है स्ट्रिंग एफिशिएंसी को इंप्रूव करने के लिए लॉन्गर क्रॉस आर्म यूज कर सकते हैं, ग्रेडिंग द इंसुलेटर यूज कर सकते हैं, गार्ड कैपेसिटर का यूज नहीं करेंगे। इसके कारण स्ट्रिंग एफिशिएंसी ज्यादा हो जाएगी। इसमें हमारे पास क्या है, कम हो जाएगी इसके कारण। तो मेन हम इसका यूज करेंगे, इससे हम स्ट्रिंग एफिशिएंसी को इंप्रूव नहीं कर सकते। ठीक है ना, स्ट्रिंग एफिशिएंसी वैसे ट्रांसमिशन लाइन है ना, उसके अंदर हम यूज करते हैं। ट्रांसमिशन लाइन में, ट्रांसमिशन लाइन के टर्म है स्ट्रिंग एफिशिएंसी। स्ट्रिंग एफिशिएंसी हमारे पास दो जो इंसुलेटर है या फिर दो कंडक्टर है उनके बीच हमें देखने पड़ता है। चलो नेक्स्ट देखो भी, ड्यू टू स्किन इफेक्ट इन एसी सिस्टम व्हाट कंपोनेंट्स ऑफ लाइन इज इंक्रीज्ड। स्किन इफेक्ट के कारण हमारे पास कौन सा कंपोनेंट है लाइन का वो इंक्रीज हो जाएगा, ये इसके अंदर बोला गया है। तो ये हमारे पास क्या दे रखा है इसके अंदर, इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, और उसके कारण हमारे पास जो भी लाइन है उसमें नुकसान पहुंचेगा। फिर जो स्किन इफेक्ट है नुकसानदायक रहेगा फिर। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखोगे। एसी प्रणाली में स्किन इफेक्ट के कारण लाइन का कौन सा घटक बढ़ता है, तो प्रभावी प्रतिरोध ही बढ़ता है। ठीक है, डीसी सप्लाई में नहीं मानते स्किन इफेक्ट वगैरह।
ठीक है, ये चीज ध्यान रखोगे। ग्राफ और कर्व रिप्रेजेंटेड वेरिएशन ऑफ लोड ऑन पावर स्टेशन विद रिस्पेक्ट टू हमारे पास किसके होगा, लोड कर्व के। ठीक है, जो हमारे पास लोड की बात दे रखी है, वेरिएशन ऑफ लोड, तो लोड कर्व से हम बनाएंगे वेरिएशन ऑफ लोड। ठीक है, ये चीज ध्यान रखोगे। उसके बाद कार्बन आर्क लैंप, ये मैंने स्पेशल करवा रखा है। कार्बन आर्क लैंप सी से हम याद रखेंगे सिनेमा प्रोजेक्टर। ठीक है ना, ये चीज हमारे पास है। कार्बन आर्क लैंप का यूज करते हैं सिनेमा प्रोजेक्टर के अंदर। उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट टंगस्टन का, ये हमारे पास 3400। इससे पहले क्वेश्चन किया था, उसमें क्या था 3380 डिग्री सेल्सियस, तो है तो इसके नजदीक ही। ठीक है ना, तो हमारे पास क्या रहेगा 3400। लोड में कम ज्यादा होगा तो कौन से ग्राफ में प्रदर्शित करेंगे, लोड ग्राफ बनता है उससे ही प्रदर्शित करेंगे। उसके बाद सोडियम वेपर लैंप द डिस्चार्ज स्टार्ट, हमारे पास क्या होता है, सोडियम वेपर लैंप के अंदर सबसे पहले डिस्चार्ज हमारे पास किसका होता है, नियोन गैस है, चेक करो एक बार। ठीक है, सोडियम हमारे पास वेपर लैंप है, उसके अंदर सबसे पहले डिस्चार्ज होता है नियोन गैस का, उसके बाद सोडियम का हमारे पास डिस्चार्ज शुरू होगा। ठीक है, स्टार्टिंग में हमारे पास क्या होता है, जो डिस्चार्ज होना शुरू होगा वो नियोन गैस का होगा। उसके बाद 10-15 मिनट बाद जो है, लगभग 10-15 मिनट नहीं, मतलब ये मानो 5-7 मिनट बाद फिर हमारे पास सोडियम का डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है। सोडियम वेपर लैंप को हम किस पोजीशन में लगाते हैं, नॉर्मली हॉरिजॉन्टल पोजीशन में लगाने की कोशिश ज्यादा करते हैं। मटेरियल इज मोस्टली यूज्ड, ऑर्डिनरी फ्यूज के अंदर हमारे पास कौन सा मटेरियल यूज करेंगे, फ्यूज में बात आई है, फ्यूज के अंदर हमारे पास ज्यादातर कौन सा यूज करते हैं, कॉपर का। ठीक है ना, इसमें सिल्वर तो महंगा पॉइंट है, यूज नहीं करेंगे। ये कोई हमारे पास कंडक्टर ही नहीं है, इंसुलेटर है तो। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, कंडक्टर विच कनेक्ट द कंज्यूमर। ठीक है, कंज्यूमर्स टर्मिनल टू द डिस्ट्रीब्यूटर कॉल्ड, इसमें काफी डाउट है पर्सन में, और क्लियर भी वैसे कम ही हुआ है। कोई बोलता है इसका डिस्ट्रीब्यूटर, कोई बोलता है कट आउट। ठीक है, बाकी कट आउट सही मानना हो तो कट आउट ही करेंगे हम। डी दे रखा है, बस डी करना है फिर। ठीक है, कौन सा पर्सन है, 90 का डी है, डी एकदम एक्यूरेट है। ठीक है, कट आउट करेंगे, ये चीज ध्यान रखना भी। उसके बाद नेक्स्ट देखो, द ट्रैक्शन मोटर यूज्ड इन कंपोजिट सिस्टम एम्प्लॉयड इन इंडिया। इंडिया के अंदर हमारे पास ट्रैक्शन जो सिस्टम है उसमें कौन सी मोटर यूज करते हैं, डीसी सीरीज मोटर। ठीक है, और ट्रैक्शन सिस्टम में हमारे पास कितनी सप्लाई होती है, सिंगल फेज 25 किलोवोल्ट। ठीक है, और 50 हर्ट्ज हमारे पास फ्रीक्वेंसी, ये सप्लाई यूज करते हैं ट्रैक्शन सिस्टम में। ठीक है, ये चीज ध्यान रखोगे। हाँ, ऐसी सप्लाई है ये, ऐसी सप्लाई। चले, माइनस निशान आप सभी को पता है, भी माइनस निशान क्यों लगाते हैं, लेंज लॉ के कारण। ठीक है ना, आप सभी को पता है EMF बराबर क्या होता है, माइनस एन डी फाई बटा में dt। ये माइनस का निशान हमारे पास किसके लिए लगता है, ये लगता है लेंज लॉ के कारण। और इस नियम को हम क्या बोलते हैं, फेराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो इंडक्शन का नियम है, सेकंड लॉ, वो हमारे पास होता है। ये डिनोट किसके लिए करते हैं हम, EMF इक्वेशन आप सभी ने पढ़ रखी होगी। EMF जो हमारे पास EB बराबर क्या होता है, P फाई ZN बटा में 60A। यहाँ पर A जो है वो क्या रहेगा, वो हमारे पास नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। ठीक है ना, A होगा नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, P पोल, फाई फ्लक्स, Z चालकों की संख्या, और N क्या होगा, स्पीड। ठीक है, NS नहीं होता इसमें, ये DC मोटर की बात है, AC की बात नहीं है। टॉर्क डेवलप्ड इन मोटर डिपेंड अपॉन वाइल ऑन द फॉलोइंग पैरामीटर।
टॉर्क जो हमारे पास है मोटर के अंदर, वो इन पैरामीटर में से किस में डिपेंड करते हैं? इसका हमारे पास क्या दे रखा है अभी, नंबर ऑफ पोल पर डिपेंड करेंगे टॉर्क, ठीक है ना। डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग, ठीक है, नंबर ऑफ पोल हमारे पास सही रहेगा, ठीक है। पैरेलल पाथ पे कोई डिपेंड नहीं है, एरिया पे कोई डिपेंड नहीं रहेगा, नंबर ऑफ पोल कितने हैं, जितना पोल कम उतनी स्पीड ज्यादा, ठीक है, ये चीज ध्यान रखोगे। उसके बाद बता रखा है मैंने, व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ वार्ड लियोनार्ड मेथड कंपेयर टू अदर मेथड, ठीक है ना। वार्ड लियोनार्ड मेथड का हमारे पास कंपेयर करें अदर मेथड में, तो क्या होता है इसमें, 2 मशीन आर रिक्वायर, स्पीड कंट्रोल इन आइदर डायरेक्शन, ये भी ठीक है, सी मान रखा है ना, ठीक है। वैसे वार्ड लियोनार्ड मेथड में 2 मशीनें भी यूज करते हैं हम, एक मोटर एक जनरेटर, ठीक है। तो बाकी इसका हमारे पास वार्ड लियोनार्ड मेथड जो होता है उसमें क्या होता है, बेस स्पीड से कम की स्पीड और बेस स्पीड से ज्यादा की स्पीड दोनों, आइदर इन डायरेक्शन, ठीक है, दोनों यूज कर सकते हैं। तो इसका क्या होगा, सी। फास्ट रिकवरी, ये कुछ अलग सा क्वेश्चन है, इसको छोड़ सकते हो आप, ठीक है। वैसे याद रखोगे, फास्ट रिकवरी डायोड है, लो रिकवरी टाइम नॉर्मली कितना होता है, कितना दे रखा है इसका, लेस देन 5 माइक्रो सेकेंड दे रखा है अभी, ये भी नहीं करना, छोड़ दो इसको, ठीक है। हाँ, ये तो आसान है आप सभी के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी आर सेम इन ऑल पार्ट इन सीरीज सर्किट, सीरीज सर्किट में सेम क्या रहता है, करंट सेम होगा सीरीज सर्किट में, और पैरेलल सर्किट में क्या होगा, वोल्टेज सेम होती है, ठीक है। उसके बाद क्वालिटी फैक्टर, क्यू फैक्टर, क्यू मैंने बताया था क्वालिटी, क्यू का मतलब क्वालिटी होता है, ये क्यू कॉइल जो बताया था वो हमारे पास इंडक्टेंस के लिए मापते हैं हम वो, ठीक है ना। अब क्वालिटी फैक्टर हमारे पास है, रेसिप्रोकल किसके होता है, पावर फैक्टर के, ठीक है। आप सभी को बता रखा है पावर फैक्टर बराबर क्या रहेगा, 1 में क्या होगा, क्यू फैक्टर, ठीक है। ये पॉइंट हमारे पास बनता है। क्लियर बात यहां तक, ठीक है। चलो यहां तक बात हो गई क्लियर, उसके बाद चलते हैं आगे। ये भी जितने भी क्वेश्चन हैं सारे कवर कर लेंगे, जिनको कोई डाउट है, ठीक है, कमेंट में अपने डाउट लिख देना भाई। 2-4 कमेंट तो मैंने देखे थे, और कल भी एक कमेंट किया था बच्चे ने कि कल हमने क्वेश्चन किया था ASCII, याद है क्या था ये, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये था ना, इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है ना। अब क्या था इसके अंदर, इसमें दे रखा था स्मॉल ए की वैल्यू पूछ रखी थी, ना कि कैपिटल ए की। एक बच्चा बोल रहा था कैपिटल ए की वैल्यू उसमें 65 थी जी, बिल्कुल सही बात है, कैपिटल ए की वैल्यू होती है 65 और स्मॉल ए की कितनी होती है 97। इन दोनों में डिफरेंस बहुत है इसमें, ठीक है। अगर ASCII कोड है उसमें कैपिटल जो ABCD है उनकी अलग वैल्यू होती है, स्मॉल ABCD की अलग वैल्यू होगी, ठीक है। तो इसलिए उसमें स्मॉल ए लिखा हुआ था, वो मैंने सोल्व करवाया था, ठीक है। एक और था शायद, था 1-2 कमेंट और थे, हाँ एक तो ये हो गया, ये था कोई साहिल नाम का लड़का था, साहिल रोहिल्ला। एक ने बता रखा था कि 217 नंबर क्वेश्चन में, एक बता रहा है लड़का 217 नंबर क्वेश्चन, बाकी मुझे याद है 217 नंबर क्वेश्चन क्या है, 3, 6 और 9 नहीं है ये, 6, 3, 9, हाँ 9 ये, ठीक है। यहां हमारे पास क्या था 9 वोल्ट। अब वो लड़का बोल रहा है अभी V² से पावर नहीं निकलेगी, इसमें नहीं निकलेगी पावर V² से, निकलेगी बिल्कुल, ठीक है। ये मैंने करवाया भी था आप सभी को। अब V² से निकालेंगे तो हमें क्या यहाँ पर वोल्टेज निकालनी पड़ेगी पहले तो, ठीक है ना, वोल्टेज निकालनी पड़ेगी V = IR।
वोल्टेज निकालने के लिए करंट निकालना पड़ेगा। करंट हमने निकाला था कितना, 0.5 एम्पियर, ये करंट था। अब 6 5 कितना हो गए, करंट हमारे पास यहां पर है, तो V कितना होगा, V बराबर होगा 0.5 गुणा में 6, कितना हो गया, 3 वोल्ट। ठीक है, अब बस यहां रखना है आपको, यहां V निकालेंगे तो क्या करेंगे, 3 गुणा में 3 बटा में क्या दे रखा है, R कितना है 6, 3 दूनी 6, और इसको आप कैंसिल करोगे तो 1.5, 1.5 पहले आया था, 1.5 अब है। ठीक है, तो ये भी एक दोस्त का नाम है, इसका क्या है, विकास सेन। ठीक है, विकास सेन ने बोला था, तो ये आंसर सेम आया भाई। बाकी और भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में ही छोड़ोगे, तो आपके डाउट कमेंट से उठा लिए जाएंगे, एक दिन सारे कमेंट से क्लियर कर दूंगा मैं। चलो नेक्स्ट, ये हो गया। अच्छा ये है, ग्रेफाइट इज यूज्ड इन न्यूक्लियर, न्यूक्लियर पावर प्लांट में कैडमियम यूज करते हैं कंट्रोल रोड के लिए, और ग्रेफाइट यूज करते हैं किसके लिए, मॉडरेटर के लिए। ठीक है ना, यहां तक बात क्लियर है ये। ठीक है, बस चलो फिर, अब ये जो सारा जो पार्ट हमने कवर किया है, हमने कवर कर लिया 100 क्वेश्चन तक। ठीक है, लगभग ये मान के चलो 500 क्वेश्चन और है। ठीक है, शायद कल भी कुछ कवर कर लेंगे, देखते हैं, जल्दी करेंगे। ये जो सारे क्वेश्चन है वो विद्युत धारा बुक है, जो कि हरियाणा के आज तक के जितने भी टेक्निकल क्वेश्चन है वो सारे इसके अंदर है। और ये बुक मंगवाने के लिए आप क्या है, DIVINE डिवाइन स्टडी ऐप से आप ऑर्डर कर सकते हो। बाकी पूरे हरियाणा में सभी लगभग जो दुकान शॉप है वहाँ, जितनी भी दुकानें हैं वहाँ पर मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट। थैंक यू वेरी मच।